चलो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे कि मैम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा दीजिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा चलो कुछ कुछ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही किया जाए। कहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, एरर में तो तुक्का लगा भी देते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो 4 ऑप्शन सजा के दिया जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन वाला टेस्टी है। सबसे बड़ा देखो, हाँ सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है ना, सबसे पहले ध्यान रखना है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में ना, जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चंस आया, थोड़ा सा वहाँ वर्ब का, टेंस का, प्रीपोजिशन का, ये सब एरर पे ज़्यादा ध्यान देखना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैंने वही सब क्वेश्चंस पिक किया है, इजी वाला नहीं, थोड़ा सा पिक किया जहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। हमारा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा? कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स को जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना, मैंने आपको बहुत डिटेल में नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कहाँ पे जेरेंड लगाना है। जेरेंड तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जो नाउन का काम करता है, उसको जेरेंड बोलते हैं। और इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव 2+V1 या वगैरह B1 का भी नाउन का काम करता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि जेरेंड भी तो नाउन का काम करता है और इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है, बट कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या लगाया जाए? जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पोर्टर मतलब कूली ने नकार दिया कि उसने पैसे लिए थे। ओके, कूली ने नकार दिया कि उसने पैसे लिए थे। तो आप क्या बोलोगे? देखो, 2-3 चीज ध्यान देखो। यहाँ पे डिनाइड वर्ड के बाद एक इन्फिनेटिव आ रहा है। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का V1 फॉर्म, और यहाँ डिनाइड के बाद जेरेंड आ रहा है। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चला कि टेकिंग जीरेंड है? टेकिंग वर्ब नहीं है। टेकिंग वर्ब होता ना तो उसके पहले कुछ इज एम आर आता। ठीक है, कुछ इज एम आर आता। यहाँ का जो वर्ब, सॉरी थोड़ा ध्यान से समझोगे चीजों को। यहाँ यहाँ जो वर्ब है ये है, कूली ने क्या चीज को डिनाई किया? पोर्टर ने, कूली ने डिनाई किया कि उसने पैसे लिए थे। क्या व्हाट का जवाब आ रहा है? वर्ब तो ये हो गया, व्हाट का जवाब आ रहा है, और व्हाट का जवाब नाउन देता है। और यहाँ टू टेक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो व्हाट का जवाब आ रहा है, क्या क्या इनकार कर दिया कि उसने पैसे लिए थे? यहाँ भी व्हाट का जवाब आ रहा है, और व्हाट का जवाब जीरेंड भी देता है। जीरेंड भी नाउन ही होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है, जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। तो कैसे पता चलेगा कहाँ क्या लगाएं? और ये भी जीरेंड है। ठीक है, क्यों? लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या देख रहे हो कि यहाँ प्रेपोजिशन लगा के तब नाउन लगाया, और यहाँ भी प्रेपोजिशन लगा के तब नाउन लगाया है। लेकिन आ तो हर जगह नाउन ही रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हर जगह तो नाउन ही आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा क्या किया जाए? सबसे पहले डिनाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, डिनाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डिनाई का मतलब होता है नकारना। किसी व्यक्ति को डिनाई कर रहे हो या किसी चीज को डिनाई कर रहे हो, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ले लेता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन लेके कोई नाउन लेता है, वो डायरेक्टली नाउन लेता है। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गया, ये दोनों हमारे ऑप्शन में से हट गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ जीरेंड लगाएं, कहाँ इन्फिनेटिव लगाएं। देखो, जैसे मैंने लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई रिमेंबर टू मीट हिम। थोड़ा सा मुझे टाइम दो। आप बोलोगे कि मैम जल्दी से आंसर बता दीजिए, लेकिन मेरे को समझाना पड़ेगा। आई रिमेंबर टू मीट हिम, और फिर मैंने लिखा आई रिमेंबर मीटिंग हिम। दोनों सही है, मेरे को याद है। क्या याद है? कि मैं उससे मिला था। दोनों सही है, बट दोनों में देख रहे हो, दोनों सही है। यहाँ मैंने इन्फिनेटिव लगाया और यहाँ पे जीरेंड लगाया, बट दोनों में डिफरेंस है। पहला वाला सेंटेंस में ना अभी काम हुआ नहीं है। मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। जैसे मैंने लिखा ना, आई वॉन्ट टू मीट हिम। आई वॉन्ट टू मीट हिम मतलब मैं अभी उससे मिला नहीं हूं, मैं उससे मिलना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है।
लेकिन यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, आपको याद है कि आप उससे मिले थे, मतलब उससे मिलने का काम हो गया। अब देखो यहाँ पे देखना है कि एक्शन कंप्लीट है या एक्शन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखना है कि एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। देखो उसने नकारा, नकारने का काम आप तब करते हो ना जब आप पे कोई इल्जाम लगाया गया है, आपको आप पे पहले कुछ इल्जाम लगाया गया है और उस इल्जाम के आंसर में आप कोई चीज डिनाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि काम हो चुका है, और काम हो चुका है तो इन्फिनिटिव नहीं लगाना है, जेरंड लगाना है। तो आंसर इज दिस, ठीक है, आंसर इज दिस। ओके, ठीक है, पहला वाला आगे बढ़ा जाए। हाँ, वो डिनाई किया कि उसने पैसे लिए थे, इसका मतलब है पैसे लेने, उस पे पैसे लेने का जो इल्जाम था पहले ही लग चुका था और बाद में वो नकार रहा है, काम हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वाला। यहाँ पे इन्फिनिटिव जीरन का यूज कैसे कैसे होगा थोड़ा ध्यान रख। ही इज डिटरमिन्ड इन एक्सपैंडिंग द बिजनेस। सेंटेंस देखना है आपको, 2.0 प्रैक्टिस चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करिए, वो हेल्प करेगी। 9958358324 मैसेज डालिए, क्या प्रॉब्लम है वो हेल्प करे। हाँ चलो बताओ। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अब देखो, ही इज डिटरमिन्ड, वो डिटरमिन्ड है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगा। तो सबसे पहले याद रखो, ही इज डिटरमाइनिंग। ध्यान, ये मुझे बताओ कि यहाँ का डिटरमिन्ड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताना, पार्ट ऑफ स्पीच बताना। यहाँ भी वही जीरंड और इन्फिनिटिव का खेल है। डिटरमिन्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। नहीं नहीं, मेरे को डिटरमिन्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। नहीं नहीं, यहाँ पे डिटरमिन्ड ये थोड़ी है, वर्ब नहीं है। यहाँ का डिटरमिन्ड वर्ब थोड़ी है, यहाँ कोई एक्शन वगैरह थोड़ी हो रहा, वो डिटरमिन्ड है। डिटरमिन्ड है मतलब वो एकदम, यहाँ पे डिटरमिन्ड एडजेक्टिव है। यस, उसकी विशेषता बताई जा रही, जैसे बोलते हैं ना, ही इज अ डिटरमिन्ड पर्सन। वो डिटरमिन्ड है, जिसका विल पावर बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ आप बोलोगे कि मैम ये एडजेक्टिव कैसे हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। वो उसने अपना मन बना लिया है कि वो अपने, अभी मन बनाया है, अभी काम हुआ नहीं, उसने मन बनाया है कि अपना बिजनेस को फैलाएगा। तो अभी इनकम्प्लीट एक्शन है, और इनकम्प्लीट एक्शन है तो आईएनजी तो लगाओगे नहीं। यहाँ भी आईएनजी है, ही इज डिटरमाइनिंग है, वो किसी और को डिटरमाइन नहीं कर रहा, वो खुद डिटरमाइंड है। तो यहाँ पे एक्सपैंडिंग तो लगेगा नहीं, यहाँ भी आईएनजी लगा है, ये तो लगेगा नहीं। हाँ, देखो सेकंड भी हम लगा सकते थे। ओके, सेकंड भी हम लगा सकते थे। ही इज डिटरमिन्ड एट द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस रहता, क्योंकि एक्सपेंशन भी नाउन है, असली वाला नाउन है। एक्सपेंशन हिज बिजनेस नहीं होता है, एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस, बट यहाँ तो ऑफ वगैरह नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। ही इज डिटरमिन्ड टू एक्सपैंड। थर्ड, इट्स टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। हर समय एडजेक्टिव के बाद नाउन थोड़ी होता है। राम इज गुड, कहाँ गुड के बाद नाउन है? इट्स टाइम फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू बेड। अरे एक तो शुड लगा रहे। ये देखो, इट्स टाइम टू go, it's time the children go या went to bed। समय हो गया है, बच्चों को अभी तक बेड पे चले जाना चाहिए। और it's time for the children to go to bed। अब आप बोलोगे कि मैम टू गो टू बेड, कि आपने तो बताया है कि इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। हमने एक रूल में पढ़ा था ना, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम सिंपल पास्ट लेता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल पास्ट लगाया, ठीक है, यहाँ पे वेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब आ गया था, ठीक है। चिल्ड्रन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गया, और इट्स टाइम वाला सेंटेंस V2 लेता है, V2 लेता है, V2 लेता है। बट यहाँ पे आपने V2 नहीं लगाया। वैसे सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई एरर नहीं है, आपने V2 नहीं लगाया। तो यहाँ तो चलो गो का पास्ट टेंस वेंट होगा, लेकिन ये सेंटेंस ऐसा बना है ना कि यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटिव आया है। तो इन्फिनिटिव का थोड़ी बदलोगे, टू वेंट नहीं लगाओगे ना। तो
गलत है, मतलब ये वो वाला सही था, ये वाला भी यहाँ पे देखो यहाँ पे टू के साथ V1 आना चाहिए, ये तो ऐसे भी गलत है, ऐसे भी गलत है। और फॉर गोइंग इन बेड नहीं होता है, गो टू बेड होता है, गो के साथ टू आता है, ये भी गलत है। और अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम शुड क्यों नहीं लगा रहे हो। ओके, आप शुड क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर मैं ऐसा लगाई, क्योंकि कुछ बच्चे ने आंसर वो भी दिया था, इट्स टाइम फॉर द चिल्ड्रेन, इट्स टाइम फॉर द चिल्ड्रेन शुड बी बच्चों को बेड पे चले जाना चाहिए, शुड बी इन बेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फॉर है ना, आप जो ये वर्ब लगा रहे हो, शुड बी जो वर्ब लगा रहे हो, किसके लिए लगा रहे हो? ये जो हम वर्ब लगाएंगे ये किसके लिए लगाते हैं? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है, सब्जेक्ट के लिए। बट यहाँ का चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन आ गया है, फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब थोड़ी लगता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं। आंसर ये करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट, द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक्स इन द मानसून। मानसून सीजन में रिवर जो है वो अपने किनारों, मतलब बाढ़ वगैरह आ जाता है मानसून में, तो रिवर ओवरफ्लो करना होता है। हाँ, आपके बैच 2.8 लिया हूँ, बुक से क्या पूछ रहा है वो? बैच लिए हो ना तो आराम से बैच से पढ़ो, बैच से पढ़ो, बैच से ही पढ़ो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, आपको याद होगा यूट्यूब पे भी तो मैंने पूरा ग्रामर पढ़ाया है। आंसर तब तक आप अपना रेडी रखो, मैं अपना एक्सप्लेनेशन रेडी रखती हूँ। यहाँ पे मेरे को डिफरेंस क्या दिख रहा है? ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आप लोग हल्ला करते हो ना कि मैम डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, थोड़े ऑप्शंस को देखिए। यहाँ पर फ्लू है और यहाँ पे फ्लोड है, और याद करो मैंने आपको बताया था, एक होता है फ्लाई, फ्लाई का मतलब है उड़ना, और उड़ने का V2 फ्लू होता है और V3 फ्लोन होता है, और एक होता है फ्लाई फ्लो, फ्लो का मतलब है बहना, तो यहाँ पे फ्लोड और फ्लोड। ठीक है, तो नदी उड़, ये जो फ्लू है ये तो उड़ने का है, बट नदी उड़ नहीं रहा है ना, नदी तो बह रहा है, तो क्वेश्चन गलत है इसका मतलब है। और ये भी फ्लू है, ये भी गलत है, और क्वेश्चन भी गलत है। अब ये देखो, इट्स बैंक्स या इट्स, ये तो आपने पढ़ा है, ये इट्स का, ये अपोस्ट्रोफी वाले इट का मतलब होता है इट इज, इट वॉज या इट हैज। और ये वाला इट्स ना पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, तो यहाँ पे तो नाउन है, अगर नाउन है तो हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, बट ये इट्स एडजेक्टिव नहीं है ना, ये इट तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आंसर इज दिस। किसी को हाँ पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, नदी को कहां से उड़ा दोगे, नदी बहेगा। नेक्स्ट, ही वेंट टू फॉरेन फॉर हायर एजुकेशन पहले मेरे को बताओ, अब बोलोगे मैम फॉरेन का मतलब भी तो विदेश गया है, फॉरेन गया है, विदेश गया है, और अब्रॉड का मतलब भी तो विदेश ही होता है, अब्रॉड का मतलब भी तो विदेश होता है। अगर हिंदी करोगे फॉरेन गया है पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है जरा बताना। अब्रॉड, सबसे पहला डिफरेंस है, ये जो अब्रॉड है ना विदेश, ये जगह के सेंस में, ठीक है, ये जगह के सेंस में, अब्रॉड गया है, विदेश गया है, प्लेस बता रहा है। बट ये फॉरेन ना सिर्फ जगह नहीं है, ये जगह भी बता सकता है, ये चीजों के लिए भी हो सकता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज मतलब विदेशी कंट्रीज, तो वहां तो जगह बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, तो फॉरेन तो सबके लिए आ जाता है, बस याद रखना। ये तो मैंने बस मीनिंग बताया, टेक्निकली इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो फॉरेन है ना ये एडजेक्टिव है, फॉरेन इज एन एडजेक्टिव, और इसके बाद हमेशा एक नाउन लगेगा। ठीक है, हमेशा नाउन लगेगा, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन पीपल, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन क्लोथ्स, इसके बाद हमेशा। बट ये जो अब्रॉड है, ठीक है, ये एडवर्ब है,
क्योंकि जगह बताने वाले वर्ड्स, कोई भी वर्ड जो जगह बताए, या जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैम वेयर का जवाब आता है ना, तो हमेशा एडवर्ब होता है, ऐसा नहीं है। वेयर का जवाब एडवर्ब भी दे सकता है, प्रेपोजिशन भी दे सकता है। जगह बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं। तो यहाँ का अब्रॉड प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में आता है ना, तो यहाँ का ये एडवर्ब है, ठीक है, अब्रॉड एडवर्ब है, और फॉरेन एडजेक्टिव है। तो अब देखो यहाँ पे ही वेंट टू फॉरेन, अब देखो यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए, बट फॉरेन तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, फॉरेन तो एडजेक्टिव होता है। अगर कोई नाउन आता ना, ही वेंट टू फॉरेन कंट्रीज, कोई नाउन रहता तो हम इसको ले सकते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अगेन टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन चाहिए, ये एडजेक्टिव है। अब देख लो टू प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, बट अब्रॉड तो एडवर्ब है, तो आंसर इज दिस, आंसर दिस। आई इंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी, मेरे को गुड डिटेक्टिव मूवी देखना अच्छा लगता है। ट्रांजिटिव और साक्षी, आप ऐसा करो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने इस चैनल पे पूरा वर्ब पढ़ाया हुआ है, और वर्ब में ना एक एक ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देख लो। आई इंजॉय, अगेन यहाँ पे वही है, सबसे पहले इंजॉय वर्ब है, इंजॉय वर्ब है। आई इंजॉय वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, और जब भी वॉट का जवाब आए इसका मतलब है नाउन है, तो ये जीरंड भी नाउन का काम कर सकता है, ठीक है, और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम कर सकता है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये वॉच भी वर्ब ही है, ठीक है, ये वॉच्ड भी वर्ब ही है। हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें वर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपना वर्ब तो मिल गया है, हमें तो नाउन चाहिए। तो या वर्ब का नाउन, टू प्लस V1 भी नाउन का काम करता है, जीरंड भी नाउन का काम करता है। मेरे को डिटेक्टिव मूवी देखना पसंद है, इसका मतलब भी मैं पहले भी देख चुका हूँ ना। आपकी हॉबी है, आपकी हॉबी है, आपकी हैबिट है, जो काम आप अक्सर कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो हॉबी के तौर पे। यहाँ पे अभी आप वॉच नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो आपको देखना पसंद है, इसका मतलब आप पहले भी देख रहे हो, काम हो चुका है, इसका मतलब है जीरंड लगाना, जीरंड। वेंट के साथ टू नहीं लगेगा ये पढ़ा दिया है, ही वेंट टू अब्रॉड नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, ही वेंट टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गया है, तो न्यूयॉर्क तो एक जगह का नाम है, एक खास जगह का नाम है, नाउन है, तो नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन अब्रॉड तो एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता, ही वेंट अब्रॉड होगा, ओके। आई मेड देम क्लीनिंग द रूम थरोली, मैंने उन लोगों से ना रूम क्लीन करवाया, मैंने खुद नहीं किया, देम से करवाया। बताओगे कि कौन से चैप्टर का एरर है, जो मुझे बताएगा ना कौन से चैप्टर का एरर है, इसमें समझ जाऊंगी ये तुक्का नहीं लगा रहा है, इसको पता है कौन से चैप्टर का एरर है, कौन से चैप्टर का कौन से पार्ट का एरर है। इधर उधर की बातें मत करिए भाई, ओके, ये बैच वो बैच कुछ नहीं करिए, मैंने नंबर दिया है, उनसे पूछिए। वर्ब में भी वेरी गुड, वेरी गुड। वर्ब में मैंने ये वर्ब में पढ़ाया था, और वर्ब का एक पार्ट पढ़ाया था मैंने कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जहाँ पे कर्ता खुद काम को नहीं करता, किसी और से करवाया था, और इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव करवाया। देखो, आई मेड देम क्लीन, ठीक है, मैंने क्या करवाया उन लोगों से, रूम को क्लीन करवाया। आई मेड वर्ब हो गया, मैंने क्या करवाया, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, ठीक है, वॉट का जवाब आ रहा है, तो या तो जीरंड होगा या तो इन्फिनेटिव होगा। लेकिन आपको याद है मैंने आपको अलग से लिखवाया था, मेक या मेड वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, और इन्फिनेटिव में भी बेयर वाला लेता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बगैर टू वाला इन्फिनेटिव, बगैर टू वाला। तो आई मेक देम तो नहीं होगा, आई मेक देम क्लेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। आई मेड देम, अब देखो यहाँ पे टू क्लीन है और यहाँ पे क्लीन है। वैसे तो मेड वर्ड इन्फिनेटिव लेता है, जीरंड नहीं लेता है, तो ये भी हट, और बेयर इन्फिनेटिव लेता है ना, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव, बट यहाँ तो टू के साथ वाला इन्फिनेटिव है, ये भी गलत है, ये आंसर। ओके, आई मेड देम क्लीन। व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड, जब पीएमसी बैंक फेल हो गया तो बहुत लोगों के लाइफ भी बर्बाद हो गई। जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो, अपने ऑप्शंस को छाटो।
ओके, ऑप्शंस में क्या छांटना है, देखना है कि अरे यहाँ तो प्लूरल लगा है, यहाँ पे भी प्लूरल लगा है, यहाँ पे सिंगुलर लगा है और यहाँ पे प्लूरल लगा है। तो सबसे पहले ना और दूसरा क्या लगा है, यहाँ पे V3 लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी V3 लगा है और यहाँ पे भी V3 लगा है और यहाँ पे ING लगा है। बस यही दो चीज के बेसिस पे आप अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। पहले देखो कि ये जो वर्ब है, ओके, ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं लगा है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी के बाद वाले बहुत सारे लाइफ का प्लूरल, इसको लिव्स मत पढ़ना, ठीक है, काइंडली इसको लिव्स मत पढ़ना, लिव्स वर्ब होता है, ठीक है, ये लाइव्स है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन आता है। तो यहाँ का लाइव्स, और लाइव्स प्लूरल है तो हमें वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, बट यहाँ का वर्ब सिंगुलर है तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज दिमाग लगाओगे, दूसरा आपको दिख रहा है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इज एम आर के बाद ING आ गया, इसका मतलब है एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस जा रहा है। और इज एम आर के बाद V3 आ गया, ये पैसिव। और हैज हैव हैड के बाद भी V3 आ गया तो ये एक्टिव नहीं होगा, सॉरी ये पैसिव नहीं होगा। हैज हैव हैड के बाद बीन लग के, ठीक है, हैज हैव हैड के बाद बीन लग के V3 आएगा ना, तब पैसिव होगा, बट यहाँ तो बीन लगा नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव है। अब सेंटेंस डिसाइड करना है, ठीक है, अब डिसाइड करना है कि हमें सेंटेंस एक्टिव चाहिए या पैसिव। PMC बैंक के बंद होने से बहुत सारे लोगों का लाइफ बर्बाद हो गया, तो मेनी लाइव्स वर र्यूनिंग। लाइव्स वर र्यूनिंग मतलब लाइफ बर्बाद कर रहा था। लाइफ जो है, लोगों का लाइफ किसी और को बर्बाद नहीं कर रहा था, लोगों का लाइफ बर्बाद हुआ PMC बैंक के द्वारा फेल होने से उनका बैंक। तो सेंटेंस क्या जाना चाहिए, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए ना, ठीक है, सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, बट ये तो एक्टिव है, ये हट गया। और इज एम आर के बाद ING आ गया तो ये भी हट गया। आंसर इज दिस, वर। Even if he is an honest man, he has been accused of theft. आंसर बताना। सबसे पहले इस सेंटेंस में सिंस नहीं होगा। सिंस वाला सेंटेंस में या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों पार्ट नेगेटिव जाएगा। ऐसा बोलोगे चूंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था इसलिए उसको चोरी पर इल्जाम लगाया गया, नो। सिंस वाले में दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों पार्ट नेगेटिव, बट ये वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। इतना ईमानदार था इसलिए फिर भी उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, ये तो होगा नहीं। और कॉन्ट्राडिक्टरी में हम इवन इफ का भी यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में हम ऑल्दो का भी कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं, ठीक है, और हम इवन दो का भी कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं, बट इवन दो इसलिए नहीं होगा ना, यहाँ पे अ लगा है और ऑनेस्ट में H साइलेंट होता है, अ से शुरू होता है, अ मतलब वोवल साउंड है, तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, तो ये भी गलत। अब मुझे बताओ कि ऑल्दो क्यों होगा, इवन इफ क्यों नहीं होगा, चलो बताओ। ये तो सही है, इसके ये यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, तो ये तो सही है। और इवन इफ में भी कॉन्ट्रास्ट होता है और ऑल्दो में भी कॉन्ट्रास्ट होता है, बट और कॉन्ट्रास्ट है भी, हाँ, तो आप इवन इफ क्यों नहीं लगाएंगे। अरे एक तो ऑल्दो के साथ हमेशा यट लगता है, ये पीछे ही पड़ जाते हैं। कभी कभी ऑल्दो के साथ यट नहीं भी लगता है, कॉमा से भी काम चला सकते हैं। पता नहीं दिमाग में बैठा लिया है कि ऑल्दो के साथ यट छोड़ेंगे नहीं, लगा के ही रहे। हाँ, इवन इफ में एक्शन इनकम्प्लीट होता है। इवन इफ अगर बारिश होती भी है ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी, ठीक है, अभी मैं गई नहीं हूं, अगर होती भी है, बट यहाँ तो उस पर ऑलरेडी इल्जाम लगाया गया है। इवन इफ में कॉन्ट्रास्ट में तो यूज होता है, बट इवन इफ में अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा,
एक्शन इनकम्प्लीट होना चाहिए, बट यहाँ तो एक्शन कंप्लीट है ना, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा चुका है, तो हम इवन इफ नहीं लगाए। ये इवन इफ और इवन दो का मतलब मैंने पता, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये मैं उठा के इसलिए ले आई ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आते रहेगा और बनाते रहना है आपको। ये तो कई बार आपको बताया। इवन दो होता तो सही होता, हाँ, इवन दो के साथ अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इवन दो के साथ एन लगा होता ना, तो ये भी सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता। ये तो स्टूडेंट्स एकदम मैंने प्रोनाउन चैप्टर में अलग से आपको पॉइंट लिखवाया। अवेल करना मतलब मौके का फायदा उठाना, अवेल करना इस मौके का फायदा उठाना। और अवेल वर्ड जहां भी दिख जाए सबसे पहले वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जैसे आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लेता है साथ में एक प्रेपोजिशन भी लेता। जैसे ये नो सूनर वाला सेंटेंस है ना, ये एग्जाम का सदाबहार क्वेश्चन है, नो सूनर के साथ दैन आता है, वैसे ही अवेल वाला भी प्रोनाउन से आता है। तो शी अवेल्ड के साथ एक तो फॉर नहीं आता, अवेल के साथ ऑफ आता है, यहाँ भी ऑन लगा दिया। और यहाँ पे चलो ऑफ तो लगाया है, लेकिन अवेल वर्ड रिफ्लेक्सिव भी तो लेगा, शी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होता है, तो रिफ्लेक्सिव भी लेगा साथ में ऑफ भी लेगा। डी 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 ओके। इवन दो में एक्शन कंप्लीटेड। इफ आई वुड हैव अ डिग्री, अगर मेरे पास यूनिवर्सिटी का डिग्री होता ना तो मेरे को अच्छा जॉब मिल गया होता। इवन दो और इवन इफ स्टेनो में एग्जाम्स में आया था, उसका मैंने बताया। मेरे को पता है कि फंस यहाँ पे रहे होगे और यहाँ पे, ठीक है। एक तो सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, आई वुड गेट पास्ट टेंस है, तो इसका तो विल तो फ्यूचर है, इसके तो होने का सवाल ही नहीं। हाँ तो चलो बताओ क्या होगा एरर। अब देखो याद करो, इफ आई वर्कड आई वुड सक्सीड, ये मैंने टेंस में पढ़ाया है। ऐसा क्वेश्चन में रॉन्ग कर देते हो आप, ठीक है। और फिर मैंने लिखा इफ आई हैड वर्कड, इफ आई हैड वर्कड आई वुड हैव सक्सीडेड। दोनों सेंटेंस करेक्ट है बट टेंस अलग है, ठीक है। दोनों सेंटेंस करेक्ट है बट दोनों का टेंस अलग है। ये देख रहे हो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनता है, ठीक है। और ये पास्ट, ये वाला पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद V3 आ गया ना, तो ये पास्ट परफेक्ट है, मतलब ये परफेक्ट है। और वुड हैव प्लस V3 भी परफेक्ट है। परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बनता है, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। अब देखो ये क्या है, परफेक्ट, और ये क्या है, आई वुड गेट सिंपल पास्ट, तो ये तो गलत है ना। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से बनता है ना, लेकिन यहाँ तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से बना दिया, तो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है और ये तो गलत है ही। अब इसी में से देखना है, ये दो हैड आ गया ना, दो हैड आ गया, तो ये हैड के बाद V3 आ गया, हैड के बाद V3 आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट है। दो हैड आ गया मतलब पास्ट परफेक्ट, और एक हैड है मतलब सिंपल पास्ट। पढ़ा दिया है सब। अब देखो क्या लगेगा, सेंटेंस आगे देखो, यहाँ आगे जाके सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से थोड़ी बनाओगे, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट से। अगर 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 यहाँ पे परफेक्ट होता ना, ठीक है, अगर यहाँ पे परफेक्ट होगा, जैसे आई वुड हैव गॉट होता, यहाँ पे परफेक्ट होता, तब हम इसमें भी परफेक्ट लगाते, दो हैड लगा के, ठीक है। हैड तब लगता जब आगे जाके वुड हैव होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस बना, व्हेनेवर आई ट्राई टू गिव दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस द स्टूडेंट्स दे लैंड इन प्रॉब्लम। वो पता नहीं इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। उन्होंने बोला एक जगह हैड रहेगा, दूसरी जगह वुड हैव रहेगा, थोड़ा ध्यान देना, मत करना गलत। जितना गलती करना है ना यहाँ पे कर लो, एग्जाम में मत करना, ओके। इट वुड बी, ये भी बना लोगे, इट वुड बी वाइज, अच्छा हो, समझदारी की बात होगी कि टू एक्सेप्ट द कंपनीज ऑफर। अगर आप समझदार हो तो कंपनी का ऑफर
एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज आपको बाद में पछताना हो। सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया, हर साल टीचर आके बोलते हैं ना सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया। जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो ना तो कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हर साल हम टीचर का काम है ना डराना, ओके, आके डराएंगे, अरे बच्चों सावधान हो जाओ, अब इंग्लिश में ना वो नाउन नहीं रहा, अब पहले वाला नाउन नहीं रहा, अब नाउन पूरी तरह से बदल गया है, अब एडजेक्टिव नहीं रहा, अब एडजेक्टिव एक्टिव पैसिव बन गया है। वो तो काम है आके डराना, और डरते रहोगे ऐसे ही। जो पढ़ा रही हूँ ना उसी में से आएगा। और मैं अपने प्रैक्टिस बैचेस में हर पैटर्न का क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है, पूछने का थोड़ा तरीका अलग है, अदरवाइज सब सेम होता है। डरा डरा के। हाँ, तो क्या याद रखना, लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, ठीक है। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अन्यथा। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। पैटर्न चेंज आके डरा के पैटर्न चेंज का 10 वीडियो, ये पढ़ाने वाले वीडियोस थोड़ी हिट होगा। कल मैं आ गई ना कि सीजीएल में पैटर्न बदल गया है, सीजीएल का 2024 का वेंडर बदल गया है, अब पैटर्न बदल गया है, तो एक साथ ना 2000 बच्चे आ जाएंगे टाइम पास करने के लिए। मैं भी टाइम पास करूंगी, आप भी टाइम पास करेंगे, यहाँ मन नहीं लगेगा आपको। लेस्ट वर्ड से रिलेटेड याद रखना, एक तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड लेता है, ठीक है, और कभी कभी नहीं भी लेता है। और लेस्ट वर्ड शुड मॉडल लेता है, और लेस्ट वर्ड के साथ नॉट मत लगाना, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, तो लेस्ट के साथ नॉट मत लगाना। देखो यहाँ पे लेस्ट के साथ नॉट भी लगा दिया, और लेस्ट वर्ड शैल थोड़ी लेता है, शुड लेता है, ये गलत है। लेस्ट के साथ वुड लगा दिया जबकि ये शुड लेता है। चलो यहाँ तो शुड तो डाल दिया, बट लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है ना, तो नॉट नहीं लेगा। नो एरर, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड भी लगा ना, नॉट नहीं लगा। अरे सॉरी। अब हाँ देखो, कुछ बच्चों का एक चीज मुझे और बताना है, एक दो चीज और बताना है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं। काफी सारे बच्चे आके बोल रहे थे ना कि यूपी का जो पेपर लीक हुआ है, कांस्टेबल वाला पेपर लीक हुआ है, मैम उसके लिए कुछ नहीं बोल रही है। हाँ मैम, इसलिए इसके लिए कुछ नहीं बोल रही थी ना, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने लगूं तो फिर आके बोलोगे ना कि पढ़ाते समय तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं, और पेपर लीक हो गया है तो आ गए हो बोलने के लिए, व्यूज इकट्ठा करने के लिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और हूं तो मैं, देखो जो गलत हुआ है आप लोगों के साथ उसके लिए तो मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए आपका कोई बैच वगैरह नहीं चलाया था, क्योंकि उसमें इंग्लिश था ही नहीं, ठीक है, उसमें इंग्लिश था ही नहीं, तो मैंने उसके लिए कोई बैच भी नहीं चलाया। और कोई इशू आ गया अगर मैं आके बोलने लगूँ ना, तो फिर आप ही लोग बोलोगे कि आपका तो सिलेबस भी उसमें नहीं था, फिर आप व्यूज के लिए बोलने आ गए हो। अगर मैं नहीं भी आती हूँ तो अल्टीमेटली मैं यहाँ जो भी खड़ी हूँ, आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है मैं उसके साथ ही हूँ, ठीक है। मैं, बाकी सारे टीचर्स तो हमारे है ही, मैं साथ ही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं एंटी हूँ आपके, ओके। फिर आप ही लोग बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश आता नहीं था, मेरा कोई योगदान नहीं था, ठीक है, इस एग्जाम में मेरा कोई योगदान नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो आ जाओ, बट टीचर्स हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो रमन का जो डिस्कवरी जो उन्होंने अपने यात्रा के दौरान, वॉयज का मतलब होता है यात्रा, समुद्री यात्रा, एंड वो सब के दौरान जो उसने डिस्कवर किया था, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स कुड स्कैटर लाइट जस्ट लाइक एयर मॉलिक्यूल्स, वाज वेरी रेडिकल इन दोज डेज। आधा से अधिक डिस्कवरी तो चलते फिरते ही हो गया था। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस पहले छाटिए। वॉयज का मतलब होता है यात्रा, और ये तो वॉवल साउंड नहीं है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन तो लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे लगा है द, यहाँ पे लगा है आर्टिकल का द, और यहाँ पे अ लगा है। चलो बताओ, अ होगा या द होगा? देख लो, और अ द से भी नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ, वो एक यात्रा पे निकला था, अगर अ द से भी नहीं लगा आ रहा है तो ये वॉयजिंग कोई वर्ड नहीं होता। देयर इज नो सच वर्ड लाइक वॉयजिंग। वर्ड होता है वॉयज। वॉयज का मतलब होता है यात्रा, समुद्री यात्रा वगैरह, ठीक है, ये नाउन होता है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत है, ये भी हट गया। अब देखो, अबव द सी या अक्रॉस द सी, क्या होगा? वो जो नदी है, अक्रॉस द सी होता है ना, अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर थोड़ी यात्रा कर रहा था, अक्रॉस। तो आंसर इज दिस अक्रॉस द सी, एक छोर से दूसरी छोर यात्रा के दौरान। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वार्न्ड द गवर्नमेंट
WHO ने गवर्नमेंट को वार्न किया कि आने वाले समय भी और भी लोग एपिडेमिक महामारी से मरने वाले हैं। जितने लोग सुनामी से नहीं मरने वाले हैं ना, उतने एपिडेमिक से मरने वाले हैं। विकास विकास एक दो ना अपना मानसिक संतुलन खत्म कर दिए है, स्पैम कर रहे हैं, ठीक है? कौन सा? कोई भी है देख लेना, ठीक है, ब्लॉक करो लोग, ठीक। होश में लाओ उन लोग। चलो बताओ मेरे को इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है। नो डाउट हमारा सेंटेंस लेंदी है, लेकिन मेरे को सेंटेंस में क्या दिख रहा है। जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने लगे थोड़ा टेंस पे ध्यान दीजिए। मेरे को सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में दिख रहा है, चलो ठीक है, पास्ट में दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पास्ट दिख रहा है, और यहाँ पे भी मेरे को पास्ट दिख रहा है। और लाइकली का मतलब होता है संभावित। और दूसरा मेरे को क्या चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे को मेनी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे मोस्ट दिख रहा है, और मेरे को यहाँ पे तो बहुत इजी है, मोर दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। तो अब मेरे को यहाँ भी मेनी है। अब मेरे को डिसाइड करना है, ये पॉजिटिव डिग्री में मेनी होता है। जब हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो मोर होगा और मोस्ट होगा। तो इतना लेंदी सेंटेंस में सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, बट एरर इजी है। अब देखो कि क्या लगा, आगे जाके कंपैरिजन हो रहा है ना, जितने लोग सुनामी में नहीं मरेंगे उतने लोग एपिडेमिक्स में मरेंगे। ओके, तो क्या होगा, दैन लगा है ना, दैन के साथ मोर लगेगा, मोर लगेगा, और एक ही ऑप्शन में मोर है, एक ही ऑप्शन में मोर। ओके, आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट माई डेंटिस्ट, मैंने अपने डेंटिस्ट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट उनका लग रहा था कि उनका सेलफोन बंद है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है, सिर्फ देख के चला ही नहीं जाना है। यहाँ पे फंसने वाला है। देखो दो ऑप्शन को आराम से हटा दो। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म बी आना चाहिए, बट ये बीन तो थर्ड फॉर्म है, तो ये तो गलत। जब भी कंफ्यूजन होने लगे हार नहीं मानना है, एलिमिनेशन करिए, ऑप्शंस को छाटिए। और दूसरा टू के बाद हैड नहीं आता, हैव आता है, ये भी हट गया। और जो बच्चा जो बड़ा एक्साइटेड हो के अपीयर कर रहा है ना, ठीक है, ये बहुत खुश हो के अपीयर कर रहे हो, तो ये अपीयर किसके लिए लगा है, सेलफोन के लिए, और सेलफोन सिंगुलर होता है, तो सेलफोन के साथ अपीयर नहीं होगा ना, सेलफोन के साथ अपीयर होगा, सेलफोन सिंगुलर होता है, उसके साथ तो अपीयर्स होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। मैं होती ना तो ऐसा नहीं देती, मैं होती तो एक ऑप्शन में ना इसको मुझे बदल देना चाहिए था। एक ऑप्शन में मैं लिखती अपीयर्ड, ठीक है, ये तो बड़ा आसानी से बच्चा कर लेगा, स्मार्ट वाला बच्चा, कि सेलफोन तो सिंगुलर है तो एस लगना चाहिए। मैं होती तो ऐसा डालती, अपीयर टू बी कहाँ गया, स्विच्ड, और एक ऑप्शन में डालती अपीयर्ड टू हैव बीन स्विच्ड। ये तो आराम से ऑप्शन को छाट ले। अब बताओ, अब दोनों तो पास्ट टेंस में जा रहा है, अब बताओ कि दोनों में से कौन सा आंसर हो। हाँ, मैं ऑप्शंस बदल देती, DSSB में यही आएगा, यही सेंटेंस आएगा, यहीं से पढ़िए। तो क्या करते, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया होता तो क्या करते, किसको टिक करते। कुछ को लग रहा होगा मैम सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, चलो इसको भी पास्ट कर ही दिया, अपीयर्ड कर ही दिया। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पे है अपीयर्स टू बी स्विच्ड है, ये इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट है, और ये इन्फिनिटिव का परफेक्ट है, इन्फिनिटिव का, तो उसका टू बी स्विच्ड मतलब स्विच किया जाएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सेलफोन को स्विच किया जाएगा, नहीं पहले से स्विच था, पहले से बंद था, काम हो चुका था, तभी भी यही रहता, हैव बीन ही रहता। इन्फिनिटिव का मैंने इन्फिनिटिव को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इन्फिनिटिव को एक्टिव पैसिव से जोड़ के, टेंस से जोड़ के। बी पोलाइट एंड कर्टियस विल ग्रेटली, अगर आप पोलाइट रहते हो तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आप अपने ऑफिस में अच्छे दोस्त बनाओ, हो चुका है। हाँ, और दोनों टू बी स्विच्ड, जल्दी हैव माय क्लास। पोलाइट और कर्टियस रहोगे ना तो बहुत हेल्प करने वाला है। क्या दिख रहा है डिफरेंस, क्या दिख रहा है, एक है बीइंग, ठीक है, सारा खेल इसी का है, यहाँ भी बीइंग
यहाँ भी बीइंग और यहाँ भी बीइंग और यहाँ तो सिर्फ बी। ओके, अब दिखाओ दोनों, ये जो बाय बीइंग, ये बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बीइंग पोलाइट। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हमारा ये क्या है, विल इम्प्रूव वर्ब है, ग्रेटली एडवर्ब है, विल इम्प्रूव वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये तो हट गया, हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। अब बी पोलाइट नहीं होगा, ओके, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट को हम आईएनजी फॉर्म में रख सकते हैं, जीरंड बनाकर सब्जेक्ट को आईएनजी फॉर्म में रख सकते हैं, तो बीइंग पोलाइट, बी पोलाइट नहीं हो। ठीक है, बी अगर हम बी रखते हैं ना तो बी तो ऑलरेडी वर्ब हो जाएगा। बी पोलाइट एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पोलाइट रहो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से शुरू होता है, तो यहाँ तो बी वर्ब है, हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमारे पास वर्ब तो यहाँ है, हमें उसका सब्जेक्ट चाहिए। शैलजा इज प्रिटियर देन ईदर ऑफ हर 3 कजिन्स, तीनों कजिन से ज्यादा प्रिटियर। ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले तो दैन लगा है और दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो प्रेटी तो होगा नहीं, प्रेटियर होना चाहिए, तो ऐसे ही हट गया। और दूसरा ध्यान दो कि यहाँ पे 3 बहनों की बात हो रही है और इधर तो 2 के लिए लगता है, अच्छा ये तो वैसे ही हटा। और मोस्ट प्रेटियर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सुपरलेटिव लगा रहे हो और यहाँ पे कंपैरेटिव लगा रहे हो, ओके, सुपरलेटिव कंपैरेटिव तो एक साथ होगा नहीं, जब ये कंपैरेटिव है फिर मोस्ट क्यों लगा, ये भी हट गया। अब देखो देन इधर तो होगा नहीं, इधर तो 2 के लिए होता है ना, बट 2 से ज्यादा बहनें, तो 2 से ज्यादा के लिए एनी लगा। बिकॉज शी डिडेंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम, हर जगह इट के साथ बीइंग नहीं लगा सकते हैं, जहां बीइंग देखना इट लगा देना वो तो पार्टिसिपल वाला, देख लो वही देख लो। शी डिडेंट लव हिम, वो उसको लव नहीं करती थी, फिर भी उसको शादी करना पड़ा, ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है, उसको लव नहीं करती थी फिर मजबूरी में शादी करना पड़ा, तो ये कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में सिंस का तो यूज नहीं होगा, सिंस हम तब यूज करते हैं ना जब ऐसा रहता है, सिंस शी लव्ड हिम, चूंकि वो उसको लव करती थी इसलिए शादी भी की, तो सिंस तो हट गया। और बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज तो कारण बता रहा था, क्योंकि वो उससे लव नहीं करती थी इसलिए उसको शादी करनी पड़ी, कारण भी नहीं बता रहा। अब ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में हम डिस्पाइट का भी यूज करते हैं, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, लव ना करने के बावजूद भी उसको शादी करना पड़ा, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में ही यूज होता है। डिफरेंस क्या है कि ये जो डिस्पाइट है ये प्रेपोजिशन होता है, लेकिन ऑल्दो है ये कंजंक्शन होता है। तो आप देख लो आपको कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए, क्या चाहिए आपको, कंजंक्शन, आपको प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बट शी कभी भी ऑब्जेक्ट का काम थोड़ी करेगा, हर ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, शी तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के साथ हम प्रेपोजिशन थोड़ी लगाओगे, हम ऑल्दो लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, जोड़ रहा है ऑल्दो। हैड आई ए रिच पर्सन, अगर मैं रिच पर्सन होता ना तो मैं अपनी संपत्ति को शेयर करता। सबसे पहले मेरे को बताओ कि फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, अगर मैं रिच पर्सन होता फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दो, फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा ना, ये हैड बीन कौन सा टेंस है, हैड के बाद V3 आ गया, ठीक है, हैड के बाद V3 आ गया, तो ये क्या होता, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये तो सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट से नहीं बनेगा, ये हट गया, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो आई एम नहीं। अब बताओ कि ये भी सिंपल पास्ट है, अकेला हैड भी सिंपल पास्ट होता है, हैड के बाद V3 आ गया पर, और अकेला, और ये भी सिंपल पास्ट है, दोनों सिंपल पास्ट है, और हमें सिंपल पास्ट चाहिए भी, तो हम हैड क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है, हैड वाला गलत है, यही आंसर है, हैड क्यों नहीं लगाया, हैड क्यों नहीं लगाया, देखो हैड हम इसलिए नहीं लगाते हैं ना, हैड को, यहाँ का हैड मेन वर्ब है,
अकेला हैड है तो मेन वर्ब होता है ना, हैड जब मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, अकेला हैड मेन वर्ब है। और हैड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब कोई पोजेशन का सेंस आए। पोजेशन मतलब मालिकाना अधिकार बता रहे, आई हैव अ हाउस, आई हैड अ हाउस, आई हैड अ बुक, बट यहाँ कोई पोजेशन का सेंस नहीं आ रहा है। वो खुद अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं रिच पर्सन होता तो यहाँ पे ये होता, इमेजिनेशन है। अच्छा, ये वाला कब होता है? हैड आई बीन अ रिच, खैर हैड यहाँ पे नहीं लगा सकते, हैड आई बीन अ रिच पर्सन, यहाँ पे अगर आई वुड हैव शेयर्ड होता, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला आ जाओ, ये तो इजी है। कितना है अब, टाइम हो गया? 20 था, ये और है। चलो, इंडिया हैव अ मेनी ऑलराउंडर्स टू मैच, इंडिया के पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव। देखो, लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल, मच, मच भी अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल मेनी काउंटेबल के लिए, और फ्यू भी काउंटेबल के लिए, बट मेनी ज्यादा और ये कम। चलो बताओ, सबसे पहले ठीक है, मेनी के साथ ऑलराउंडर्स तो होगा, हो सकता है, लेकिन इंडिया सिंगुलर है ना, इंडिया के साथ हैव नहीं होना चाहिए, इंडिया के साथ हैज होना चाहिए, क्वेश्चन गलत। ओके, और ऑलराउंडर्स तो काउंटेबल है ना, बहुत सारे ऑलराउंडर्स प्लेयर्स तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ तो ये सब नहीं, इंडिया फ्यू, इंडिया के पास कुछ ही ऑलराउंडर्स है जो कपिल देव को मैच करेंगे। कुछ नो एरर कर रहे। व्हेन चैलेंज, जब भी उसको चैलेंज किया जाता है ना, तो उस मैन के पास कोई आंसर नहीं होता है, अपने कर्मों का कोई आंसर उसके पास नहीं होता। जब भी उसको चैलेंज किया जाता है उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। वाइल चैलेंजेस, व्हेन टू बी चैलेंज्ड, ध्यान रखना। ये वाला पार्ट मेरे को बताओ कि ये पार्ट एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, बताना जरा। एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए? एक्टिव या पैसिव जाना चाहिए? पैसिव जाना चाहिए, पैसिव जाना चाहिए, बता रही हूँ, पैसिव जाना चाहिए। जब भी उसको चैलेंज किया जाता है, जब भी उससे कुछ पूछा जाता है किसी के द्वारा, उसके पास कोई आंसर नहीं होता, तो पैसिव जाना चाहिए, ठीक है। व्हेन इन चैलेंज नहीं है, पैसिव जाना चाहिए। वाइल चैलेंजेस नहीं होगा, ये यहाँ तो चैलेंजेस को नाउन बना दिया, बट हमें चैलेंज को वर्ब रखना है, किसी के द्वारा चैलेंज किया गया, ये दो तो हट गया। और व्हेन टू बी चैलेंज्ड, अब आप मुझे बोलोगे मैम टू के बाद बी लग के V3 आ गया, तो ये भी पैसिव है, हम इसको भी पैसिव मान सकते हैं। ओके, हम इसको भी पैसिव मान सकते हैं। तो आप बोलोगे मैम पैसिव के लिए तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बट कभी कभी हम बगैर इज एम आर लगाए सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं। व्हेन चैलेंज्ड, जब भी किसी के द्वारा, अब यहाँ नहीं भी लिखा है ना, फिर भी अंडरस्टूड है कि चैलेंज तो अपने आप नहीं है ना, किसी के द्वारा ही हुआ होगा, और यही होगा आंसर, ये आंसर होगा। टू बी चैलेंज्ड नहीं, टू बी चैलेंज मतलब आपको चैलेंज किया जाएगा। ओके, ही इज टू बी चैलेंज, बट चैलेंज किया जाएगा नहीं, ऑलरेडी जब जब उसको चैलेंज किया गया ना पास्ट टेंस में, उसके पास कोई आंसर नहीं है, ये तो आंसर नो एरर, नो एरर। एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम टू द टेम्पल एट तिरुपति। कभी कभी बगैर इज एम आर के भी, बिना थर्ड फॉर्म लगाए हम कर सकते हैं पैसिव, ऐसा नहीं है कि हमेशा इज एम आर ही चाहिए। तीर्थ पिलग्रिम, अच्छा, ये पिलग्रिम किसको बोलते हैं? पिलग्रिम इज तीर्थ यात्री, ठीक है, तीर्थ यात्री, वो पर्सन जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, पिलग्रिम इस पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, पर्सन को, और पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा को बोलते हैं। दिस इज द तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज इज द जर्नी। ओके, धार्मिक पर्पस है, तो वो लोग सारा फैमिली तीर्थ यात्रा पे गया, तीर्थ यात्री पे नहीं गया, तो ये तो पिलग्रिम हटा, और यहाँ पे पिलग्रिम हटा। और दूसरा, आप किसी यात्रा पर जा रहे हो ना, तो ऑन अ जर्नी, ठीक है, ऑन एन एक्सपेडिशन, ऑन अ पिलग्रिमेज, फ्रॉम द पिलग्रिमेज नहीं, याद कर लेना, ऑन अ टूर, ऑन अ जर्नी। द फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी, ये फोरकास्ट, ये भविष्यवाणी दे रहा है
कि जुलाई के मंथ में कम बारिश होगी। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ऑन अ ट्रिप जाते हैं, और 2B जो फ्यूचर में होने वाला है। सबसे पहले भविष्य, रेन तो अनकाउंटेबल होता है ना, बारिश को गिन थोड़ी सकते हैं। फ्यू रेन थोड़ी होता है, लिटिल रेन होगा ये तो हटी। मेनी रेन नहीं होगा, मच रेन हो सकता है, ये तो दोनों हट ही गया। अब देखो, देयर मस्ट बी लिटिल रेन, यहाँ पे मॉडल वर्ब लगाया है, यहाँ भी मस्ट मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब मस्ट कब लगाते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस वगैरह देते हैं, और विल हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं, तो भविष्यवाणी की जा रही है ना कि बारिश होनी ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है बारिश होगी। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट करने का मन नहीं होता है। अ डियर इज लाइकली टू अटैक बाय लायंस और टाइगर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ। संभावित है ना कि एक हिरन का लायन और टाइगर के द्वारा अटैक होता ही है। ओके, तो सेंटेंस देखना जरा, आप सारा ऑप्शंस देखो। ये टू अटैक क्या है? टू अटैक एक्टिव वॉइस में जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटिव का ये एक्टिव वॉइस है। ओके, और यहां भी टू अटैक एक्टिव वॉइस है, और विल के बाद बी लगा के V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया, और ये भी सेंटेंस पैसिव, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि सेंटेंस एक्टिव जाएगा कि पैसिव जाएगा। सेंटेंस एक्टिव नहीं जाएगा, डियर किसी को अटैक नहीं करेगा। डियर लायन के द्वारा, हिरन लायन और टाइगर के द्वारा अटैक किया जाएगा, बाय लगा है, लायन के द्वारा ये काम किया जाएगा, डियर कुछ नहीं करेगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। अगर पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा ही नहीं। और ये भी एक्टिव जा रहा है बट हमें तो पैसिव चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचा, ये दो ऑप्शन बचा। हाँ, दोनों पैसिव है, ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, बस इसमें लाइकली है और इसमें लाइकली नहीं है। तो बताना, हाँ तो कौन सा होगा, कौन सा होगा? लाइकली नहीं आएगा। लाइकली का मतलब ही होता है विल बी, लाइकली, लाइकली का मतलब है संभावित, और लाइकली भी फ्यूचर बताता है। और जब विल ऑलरेडी फ्यूचर, लाइकली जैसे मैंने बोला इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन, संभावित है कि बारिश होगी, तो लाइकली वर्ड ऑलरेडी विल वर्ड ऑलरेडी फ्यूचर टेंस बता ही रहा है, तो फिर उसके साथ लाइकली लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर ये फोर्थ वाला, फोर्थ। नेक्स्ट, द साइक्लोन इज वर्सिंग द सिचुएशन इन मुंबई। साइक्लोन जो है, तूफान, मुंबई में सिचुएशन को और भी खराब कर रहा है। क्लोज टेस्ट का भी मैराथन सेशंस है, ठीक है। यूट्यूब पे जो भी बच्चे मुझे स्टेनो सिलेक्शन के बाद अपना अपना वीडियो भेजे हैं ना, तो उनका स्ट्रैटेजी सुनो कि यूट्यूब से ही पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना क्लोज टेस्ट इंप्रूव किया है। स्टेनो वाले बच्चे अलग से मत मांगो बैच, इसी में करो। कहाँ पे एरर है? हाँ, अब देखो, अब देखो, देखो सेंटेंस देखो। आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है, ध्यान से सुनना बात को। एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है बैड। बैड कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव, ठीक है। और एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, बैड का मतलब है खराब, वर्स का मतलब है दो के बीच में खराब, और वर्स्ट मतलब बहुतों के बीच में खराब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2017 के मेंस में भी ऐसा एक क्वेश्चन देखा था मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो वर्स है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं। वर्स तो एडजेक्टिव है, अब इसमें हमें वर्ब बनाना है। वर्स का मतलब है खराब, और वर्सन करना मतलब किसी चीज को खराब करना, तो ये वर्सन वर्ब है, जिसका V1 वर्सन होता है, इसका पास्ट टेंस वर्सेंड होता है, और इसका V3 भी वर्सेंड होता है, और इसका ING वर्सेनिंग होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स को वर्ब बनाने के लिए ना इसमें EN लगाना है। सबसे पहले तो इसमें EN लगा के वर्ब बनाओगे, और तब इसमें फिर पास्ट टेंस और ING लगाओगे। तो वर्सिंग जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। ये साइक्लोन क्या है? हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बट वर्सिंग वर्ब थोड़ी है। पहले तो वर्ड्स को वर्ब बनाना है, वर्ब बनाने के लिए EN लगाना, EN लगा के तब ING लगाना।
तो वर्सनिंग वर्ड होता है, वर्सिंग कोई वर्ड नहीं होता, तो ये गलत, ये गलत होगा, ये गलत है। और हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना, हैज के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, बट वर्स थर्ड फॉर्म थोड़ी है। वर्स में पहले en लगा के फिर ed लगाओगे तब थर्ड फॉर्म होगा, ये भी गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब सेंटेंस देखो, इज एम आर के बाद V3 आया है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें वर्ब और एक्टिव पैसिव सबका एरर इसी में है, ठीक है। दो ऑप्शन तो हमने हटा दिया, हमारा सेकंड और थर्ड नहीं होगा, मतलब सेकंड और नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हैज के साथ V3 आता है, हैज के साथ जब V3 आता है ना तो सेंटेंस एक्टिव होता है। हैज के बाद बीन लगा के, हैज के बाद बीन लगा के अगर V3 आया होता तो ये सेंटेंस पैसिव जाता, लेकिन इसमें तो बीन नहीं लगा, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए? एक्टिव जाना चाहिए या सेंटेंस को एक्टिव जाना है? साइक्लोन ने सिचुएशन खराब कर दिया है, ओके, सेंटेंस को एक्टिव जाना है। देखो इस सेंटेंस को दो तरीके से जाना है, इज एम आर के बाद V3 आ गया तो ये एक्टिव, हैज हैव हैड के बाद V3 आ गया तो ये पैसिव। हम इसको दो तरीके से ऑप्शन को छाट सकते हैं। और दूसरा, ये सेंटेंस का टेंस क्या है? ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम कब करते हैं? जब कोई हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है तब करते हैं। और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है, ठीक है। तो पहले तो ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। साइक्लोन ने सिचुएशन खराब किया है, साइक्लोन को खराब नहीं किया, साइक्लोन को वर्स नहीं किया गया है, तो आंसर ये होगा। और दूसरा, ये साइक्लोन हर दिन कोई सिचुएशन को थोड़ी खराब कर रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हर दिन साइक्लोन आता है, किसी खास समय की बात। यू मस्ट बी क्वाइट गुड अक्वेंटेड विद द टेरेन इन द जंगल। टेरेन का मतलब है एरिया। कंप्लीट हो चुका है, साइक्लोन ने ऑलरेडी आंसर बताना। गुड और वेल में क्या डिफरेंस है जरा बताना। गुड और वेल, गुड जो होता है अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा, बट गुड हमेशा वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, और जो वेल है ना ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है और एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है। हम कभी भी गुड नोन नहीं करते, हम हमेशा वेल नोन करते हैं। जैसे ये देखो, वेल नोन आर्टिस्ट, ऐसा बोलते हैं ना, वेल नोन आर्टिस्ट। गुड नोन नहीं बोलते हैं, वेल नोन। अब जरा सेंटेंस देखना, ये आर्टिस्ट क्या है? ये आर्टिस्ट नाउन है, ठीक है, आर्टिस्ट नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, और फिर इस एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो हम गुड नोन नहीं कर सकते, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो गुड तो एडजेक्टिव होता है, बट हमें तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो वेल नोन। उसी तरह अक्वेंटेड। अब मेरे को बताओ, यू मस्ट बी क्वाइट गुड नोन अक्वेंटेड विद द टेरेन। यहाँ अक्वेंटेड का मतलब होता है ना भली भांति परिचित हो, आप अवेयर हो, ओके, जंगल के एरिया से आप भली भांति परिचित हो, अक्वेंटेड हो। तो ये जो है ना अवेयर है, तो ये जो अक्वेंटेड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता फिर से एडजेक्टिव नहीं बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, वेल एडवर्ब। और क्वाइट भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, ओके। तो बेटर अक्वेंट नहीं होगा। और बी के साथ देखो, बी के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव डाला, अक्वेंटेड होना चाहिए था, तो ये तो गलत। और बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट अक्वेंटेड नहीं होगा, बेस्ट भी तो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव। आंसर इज वेल अक्वेंटेड, वेल। फोर्थ, डज दिस प्लांट बी केप्ट इंडोर्स। क्या इस प्लांट को घर के अंदर रखना चाहिए? और बच्चे परेशान बिल्कुल मत होइए, बहुत सारे बच्चों का ना उन्होंने अपना रिजल्ट भेजा है और वो बोल रहे हैं मैम आपके कम्युनिटी पे पोस्ट क्यों नहीं आ रहा है। अरे जो पहले भेजे हैं ना उन्हीं का आ रहा है, आपने भेजा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपका भी आएगा। हाँ, तो मेरे को बताना कि इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए? इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए?
क्या जाना चाहिए, एक्टिव की पैसिव? इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? सब एक एक आध ऑप्शन काट देते हैं। एक प्लांट की बात हो रही है, डज सिंगुलर होता है, एक प्लांट की बात हो रही है तो डू तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, डू तो हट गया। ओके, एक प्लांट। अब देखो, डिड दिस प्लांट बी केप्ट, डिड बी, अच्छा मेरे को बताओ कि डिड या डज क्यों नहीं लगेगा और कैन ही क्यों लगेगा? वैसे इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। क्या इस प्लांट को हम घर के अंदर रख सकते हैं? प्लांट अपने आप नहीं चला जाएगा, किसी के द्वारा घर के अंदर रखा जाएगा, इंडोर। तो इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। और जब भी हम डू डज डिड का पैसिव बनाते हैं ना, तो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनता है। ये देखो, मैंने लिखा डिड ही हेल्प यू। पैसिव में हम कभी भी डिड का यूज नहीं करते। डिड ही हेल्प यू, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? वॉज या वर यू, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। वर यू हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में डू डज डिड वाला सेंटेंस कभी भी पैसिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डू डज डिड का पैसिव है या तो डू रहता, डू दे हेल्प यू, डू दे हेल्प यू, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो डू डज का पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? जब भी सेंटेंस में डू और डज आ गया तो उसका पैसिव हम क्या लगा के बनाते हैं? इज, एम, आर प्लस V3। और जब भी वाक्य में डिड आ गया तो उसका पैसिव वॉज और वर प्लस V3। हम पैसिव में, ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, ठीक है, और पैसिव में हम कभी भी डू डज यूज नहीं करते हैं। डू डज का पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर लगाते हैं और डिड का पैसिव बनाने के लिए वॉज वर लगाते हैं। तो ये सेंटेंस डू डज वाला कभी पैसिव जाएगा नहीं। बट मॉडल वाला सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए हम मॉडल के साथ बी लगा के फिर V3 लगा सकते। कैन होगा, कैन, ठीक है। हाँ, शैल आई हेल्प यू, विल यू बी, मॉडल वर्ब में पैसिव बनाने के लिए बी प्लस V3 लगाते। क्योंकि मैं देख रही थी ना, एक दो बच्चे का आंसर नो इम्प्रूवमेंट आ रहा था, बट नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी प्लस V3 लगा के पैसिव किसका बनाते हैं? कोई भी मॉडल वर्ब। तो कैन। द क्राइसिस वाज अवर्टेड ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। लास्ट में मैं ना आई विल बी टेकिंग सम ऑसम क्वेश्चंस एंड लास्ट में आई विल बी टेकिंग मॉक्स. The rest of the things I have already taught for the last 4 to 5 years. The crisis was averted. Avert करना मतलब टालना. इस संकट को टाल दिया गया due to timely intervention. नो इम्प्रूवमेंट करने का मन नहीं होता है ना, बट कभी कभी मन कर लेना। देखो, इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। क्राइसिस अपने आप नहीं टला, क्राइसिस को टाइमली इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा क्राइसिस को, संकट को टाल दिया गया। तो इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, ठीक है, पैसिव जाना चाहिए। और पैसिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? पैसिव बनाने के लिए पास्ट टेंस में या तो वॉज और वर के बाद V3 लगा के पैसिव बनता है, ठीक है, वॉज और वर V3 लगा के पैसिव बनता है ना। तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पैसिव है। ये बीन हम किसका पैसिव लगा के बनाते हैं? बीन जब भी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आ गया, हैज, हैव या हैड आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, तो उसमें बीन प्लस V3 लगा के पैसिव बनाते हैं। बट इस वाक्य में तो कहीं भी हैज, हैव, हैड है ही नहीं, तो फिर उसका पैसिव बनाने के लिए बीन लगाने की जरूरत है ही नहीं। और वाक्य में पैसिव बनाने के लिए कभी भी बी वर्ब अलग से नहीं आएगा। पैसिव बनाने के लिए हम बी तब लगाते हैं ना जब कोई मॉडल वर्ब हो। कैन बी अवर्टेड, विल बी अवर्टेड, शुड बी अवर्टेड। यहाँ भी कोई मॉडल वर्ब है ही नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो और ये देखो, ये तो सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है, एक्टिव में तो जाएगा नहीं। तो आंसर ठीक है। हम वॉज के बाद V3 लगा के भी तो पैसिव बनाते हैं, वॉज या वर के बाद V3 लगा के भी तो पैसिव बनता है। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V3 लगा के पैसिव बनता ही है, तो फिर से बीन क्यों लगाओगे? बीन तो हम पैसिव बनाते हैं जब वाक्य में हैज, हैव, हैड। तो सेंटेंस इज नो इम्प्रूव। ही वॉज 55 years old when his first novel had been published by his friend. एक्टिव पैसिव पे बहुत फोकस किया है, वहां पे बच्चे हमारे गड़बड़ कर दे रहे हैं। नो एरर करने का मन नहीं होता है हमारे स्टूडेंट्स को।
कमेंट बॉक्स में ना मेरी स्टूडेंट से एकदम रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में पढ़ाई करते समय इधर उधर का कमेंट मत करिए, फोकस लूज हो जाएगा। झारखंड हो, पूरे इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहा है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारा एग्जाम हो रहा है, जहाँ ग्रामर वोकैब सब आ रहा है, यहीं से पढ़ना है, अलग अलग मत। हाँ, अब हमारे कुछ बच्चे आंसर बी दे रहे हैं और कुछ बच्चे आंसर नो इम्प्रूवमेंट भी दे रहे हैं। अब देखो, वो 55 ईयर्स का था जब उसका पहला नॉवल पब्लिश किया गया उसके फ्रेंड के द्वारा। ओके, उसके फ्रेंड के द्वारा नॉवल को पब्लिश किया गया, तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। हैड के बाद बीन लगा के V3 भी पैसिव है, और सेंटेंस को पैसिव जानना चाहिए, और ये नहीं होगा। वो जब वॉज के बाद V3 लगा के पैसिव होता ही है, तो फिर से बीन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और वॉज के बाद भी V3 आ गया, ये भी पैसिव है। और वॉज और गॉट एक साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैसिव बताता है। अब देखिए, द नॉवल वॉज पब्लिश्ड, ये भी पैसिव है, ठीक है। और द नॉवल गॉट पब्लिश्ड, ये मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब में पढ़ाया है कि गेट गॉट के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो वो भी पैसिव होता है। गॉट पब्लिश्ड, द नॉवल गॉट पब्लिश्ड का मतलब है किसी के द्वारा नॉवल को पब्लिश किया गया, ये भी पैसिव है। और नॉवल को पब्लिश किया गया, ये भी पैसिव है। तो हम वॉज और गॉट एक साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि दोनों पैसिव का ही सेंस दे रहा है। या तो वॉज लगाओ या तो गॉट लगाओ, तो ये भी हटा, ये भी हट गया। तो हमारा दो ऑप्शन हट गया। हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हटा? एक तो ये हटा और एक ये हटा, और दोनों पैसिव है, ये भी पैसिव है। और द नॉवल हैड बीन पब्लिश्ड, ये भी पैसिव है, ठीक है। दोनों पैसिव है, बट दोनों का सेंटेंस देखो, टेंस देखो। हैड बीन पब्लिश्ड कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। और वॉज पब्लिश्ड क्या है? ये सिंपल पास्ट का पैसिव है तो दोनों पैसिव, बट टेंस का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, इस वाक्य में ना, इस क्वेश्चन में आपको टेंस भी देखना है, एक्टिव पैसिव भी देखना है। अब क्या लगा, मतलब क्या हैड पास्ट परफेक्ट का मतलब है ऑलरेडी पहले ही काम हो चुका था। ही वॉज 55 ईयर्स ओल्ड, जब वो 55 ईयर्स का था तब उसका नॉवल उसके फ्रेंड के द्वारा उसका नॉवल को पब्लिश किया गया। ओके, उसी समय पब्लिश किया गया, 55 ईयर्स होने से पहले ही नहीं कर दिया गया था। तो आंसर ये हो, हैड पब्लिश का मतलब है उसके 55 ईयर्स का था, उसके पहले ही पब्लिश हो गया था। लेकिन ये बोल रहे जब वो था, दोनों काम एक साथ हुआ, सिंपल पास्ट में, ठीक है। वॉज पब्लिश्ड, टेंस का भी खेल है। राजन सेड, ठीक है, ऑल दिस क्वेश्चंस ना, ऑल दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंड इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। राजन सेड दैट ही वाज लेफ्ट विथ वेरी फ्यू मनी। अरे ये तो यहाँ जितना मन है गलती कर लो। मनी का क्या होता है? मनी का अमाउंट होता है, और कोई भी चीज का जब अमाउंट होता है ना, अमाउंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यू तो काउंटेबल के लिए होता है। फ्यू किसके लिए होता है? फ्यू नंबर्स के लिए, किसी भी चीज की संख्या बतानी हो, फ्यू स्टूडेंट्स, ओके। बट लिटिल मनी, तो जब भी लिटिल किसके लिए बताते हैं? जब अमाउंट बताना, ओके। और फ्यू, जैसे फ्यू और मेनी संख्या बताने के लिए, ठीक है। और मच और लिटिल मात्रा बताने के लिए। तो मनी की संख्या नहीं होती, मनी का अमाउंट होता है। तो फ्यू तो नहीं होगा, गलत, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो, लेसर भी नहीं होगा, ठीक है। लिटिल का ही कंपैरेटिव लेस भी बनता है और लेसर भी बनता है, और दोनों अमाउंट बताता है। लेकिन हम लेसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेसर कंपैरेटिव डिग्री है, हमें यहाँ पे कुछ कंपैरिजन का सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। कंपैरिजन का सेंस नहीं आ रहा है, तो हम लिटिल है, वेरी लिटिल। यस, आई हैव हर्ड ऑफ ए स्कीम फॉर परपेचुअल पीस एंड इट्स वेरी इंटरेस्टेड बट हार्डली फिजिबल। आंसर सोच समझ के, बहुत हड़बड़ी में आंसर नहीं देना, सोच समझ के देना, बट करेक्ट दीजिएगा ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। ए भी आ रहा है, अच्छा। देखो सेंटेंस में देख लो, यस आई हैव हर्ड ऑफ ए स्कीम, यस मैंने उसके स्कीम के बारे में पढ़ा है। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टेड बट हार्डली फिजिबल। इसका स्कीम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट इसको फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल, बट इसको प्रैक्टिकली लागू नहीं किया जा सकता है।
प्रैक्टिकली इसका स्कीम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जरा सेंटेंस देखना, दो तो नहीं लगाएंगे, दो यद्यपि, दो और बट एक साथ होगा नहीं, ऑल्दो और दो के साथ बट नहीं आता है, यट आता है। ये तो ऐसे ही हट गया, ये तो ऐसे ही हट गया। अब सेंटेंस देखना, बट हार्डली यहाँ भी है, बट हार्डली यहाँ भी है, और देखो ये बट यहाँ पे हार्ड था, तो हार्ड नहीं होगा ना, हार्डली होगा। ये फिजिबल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो ये तो खैर ऐसे ही हट गया। यहाँ भी है और बट हार्डली यहाँ भी है, तो यहाँ से तो कुछ हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। हम एलिमिनेशन किस में करेंगे, ये देखो यहाँ वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, ठीक है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, ठीक है, और इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है। जब मैंने आपको पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ाया था तो आप मेरे को बताना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल कब लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल कब लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगेगा। जैसे मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक इंटरेस्टेड नहीं है, बुक काफी इंटरेस्टिंग है, बुक नॉन लिविंग थिंग है। ओके, जब भी हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में बता रहे कि बुक काफी आकर्षक है, इंटरेस्टिंग है, बट जब भी इमोशंस का जिक्र हो, कोई फीलिंग्स और इमोशंस की बात की जा रही है ना, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स इस काम को करने में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड मतलब उनमें इंटरेस्ट वाली फीलिंग है, ठीक है, इंटरेस्ट वाली फीलिंग है। बट यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, और स्कीम नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ हम इंटरेस्टेड वर्ड डाल ही नहीं सकते। ये स्कीम काफी इंटरेस्टिंग है, तो क्वेश्चन भी रॉन्ग है, ठीक है, और ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, जब हमने पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ा था, A to Z ग्रामर में पूरा पढ़ाया है मैंने, वेरी के साथ, वेरी और मच के बीच में मैंने डिफरेंस बताया कि अगर दोनों आ गया, देखो एक जगह वेरी आ गया मच आ गया, तो मच के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, ठीक है, ईडी फॉर्म वाला, बट वेरी के साथ आईएनजी वाला, ठीक है, ठीक है, बट यहाँ तो मच के साथ इंटरेस्टेड होना चाहिए था, तो ये तो हट गया, आंसर इज वेरी इंटरेस्ट। तीन कॉन्सेप्ट एक जगह लग गया है, ओके, तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक जगह लगा, इसी को बोलते हैं ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, एक जगह एडजेक्ट हार्ड और हार्डली वाला भी आ गया, एक जगह आपका पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ गया, वेरी और मच भी आ गया, वेरी के साथ आईएनजी लगता है, मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, मच के साथ ना इंटरेस्टेड लगना चाहिए था, बट यहाँ पे है नहीं। He is ashamed of himself and his behavior and determines to do what he can to make amend. फ्रेजेस का एरर। सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, देखो कमेंट बॉक्स में ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अच्छा लग रहा था बोलने में। ये पढ़ते समय ना आपको नहीं पूछना है कि ऑनलाइन क्लास कहाँ मिलेगा, पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप इस नंबर पे कॉल करना या मैसेज करना, वो आपको बताएंगे कि बैचेस कहाँ कहाँ है। 9958358324। अब इसको कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी किसी चीज़ पे सुधार करना, आपने कोई चीज़ गलत काम किया है, किसी को अपने गलत काम से दुख पहुंचाया है और आप उसको सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम, ये एक फ्रेज है, उसके लिए हम बोलते हैं टू मेक अमेंड, नहीं होगा अमेंड नहीं होता है, टू मेक अमेंड्स, ओके, अमेंड्स होगा, अमेंड्स। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो एस लगा है, बट टू के साथ मेकिंग नहीं करेंगे ना, टू के साथ मेक, टू मेक अमेंड्स मतलब अपने गलत काम, यू आर फीलिंग सॉरी, कुछ गलत काम किया है उसको सुधारने के लिए। थेरेपी इज ऑफन डिफिकल्ट, थेरेपी मतलब वही ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट इज ऑफन डिफिकल्ट एज पीपल विद अ डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स टू हैव अ प्रॉब्लम। कभी कभी किसी को ट्रीटमेंट देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि उसको कोई बीमारी है, कि उसको कोई डिसऑर्डर है, वो भरोसा करने के लिए रेडी नहीं होता है, ऐसे लोग को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता। चलो अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं थेरेपी इज क्या क्या, मेरे को क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। टू बी, ये टू बी इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का कौन सा टेंस है, इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट,
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, और इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट में काम इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है। यहाँ भी टू बी है, काम इनकम्प्लीट, और यहाँ तो जीरेंड आ गया, ठीक है, टू हैव अ प्रॉब्लम। और यहाँ देखो 2 + V1, ये भी इनकम्प्लीट एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्शन है, बट यहाँ तो व्यक्ति को है प्रॉब्लम। पहले तो व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि उसको प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है तभी तो उसको, उसके पास डिसऑर्डर है ना, तो हैविंग लगा दो, हैविंग अ प्रॉब्लम, हैविंग। ये सारे इन्फिनिटिव का इनडेफिनेट टेंस है, और इन्फिनिटिव के इनडेफिनेट टेंस में एक्शन इनकम्प्लीट है, बट बीमारी तो है, टू बी द प्रॉब्लम नहीं है, हैविंग अ प्रॉब्लम। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, कि उनको प्रॉब्लम है। अनलेस ही हैज परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वुडंट ट्रैवल अलोन। ये सब ऑसम क्वेश्चंस है जहां पे रॉन्ग होने के चांसेस है। कुछ बच्चे आंसर बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर सी, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। देखो, अनलेस भी कंडीशन बताता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक मेहनत नहीं करोगे ना पास नहीं होगे। इफ का मतलब भी होता है अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? अनलेस वाले सेंटेंस में ना, अनलेस वाले सेंटेंस में एक बता रही हूँ, एक क्वेश्चन देखो, इफ ही विल वर्क, इफ ही विल वर्क ही विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा, और जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। अनलेस ही वर्क्स, ठीक है, विल के साथ V1 आता है। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। जरा दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, ठीक है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। तो अनलेस वाले सेंटेंस में ना एक ये अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है। जब तक मेहनत नहीं करेगा सफल नहीं होगा। तो अनलेस वाले सेंटेंस में नेगेटिव का सेंस आता है, बट इफ वाले सेंटेंस में देखो, अगर वो मेहनत करेगा तो वो सफल होगा। और इफ वाले सेंटेंस में दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों पार्ट नेगेटिव जाएगा। अगर ऐसा है, इफ ही डजंट वर्क, अरे यहाँ तो एक और गड़बड़ कर दिया मैंने, हमें गलत लिखने की हैबिट हो जाती है ना। इफ ही विल वर्क नहीं होगा, ही कंडीशनल, इफ कंडीशनल है उसके साथ वर्क्स लगाना, इफ ही वर्क्स। कभी कभी क्या होता है ना, हमें गलत लिखने की हैबिट हो जाती है और हम लोग आपसे सुधरवाते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि एक कंडीशनल सेंटेंस में, चलो एक चीज और सीख लेते हैं। इफ ही विल वर्क गलती से लिख दिया था मैंने, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है। कौन सा फ्यूचर हटेगा? कंडीशनल के साथ, तो इफ ही वर्क्स। तो इफ वाले सेंटेंस में ना ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब मैंने लिखा इफ ही डजंट वर्क, इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अगर मेहनत नहीं करेगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा, और यहाँ अगर मेहनत करेगा तो सफल होगा। इफ वाले सेंटेंस में दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव जाएगा या तो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। बट अनलेस वाले सेंटेंस में एक नेगेटिव तो आना जरूरी है। यहाँ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनलेस के अंदर नेगेटिव छुपा हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। तो चलो अब मेरे को बताना कि यहाँ पे इफ लगना चाहिए। देखो यहाँ पे नेगेटिव लगा है ना, तो यहाँ तो इफ नहीं लगना चाहिए। और थोड़ा सा बोल के भी देखो ना, इफ ही हैड परमिशन, अगर उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन मिलता है तो वो ट्रैवल नहीं करेगा। यहाँ क्या होना चाहिए? अगर उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन मिलता है पॉजिटिव, तो यहाँ भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, वो ट्रैवल करेगा। बट यहाँ तो नहीं कर सकता है, तो ये हट अनलेस लगेगा। जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रैवल नहीं करेगा, अनलेस आना चाहिए, ठीक है। तो अनलेस यहाँ भी है, और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, वुडंट ट्रैवल, पास्ट टेंस में जा रहा है तो हैज तो लगाओगे नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया। और दूसरा देखो, अनलेस ही हैड परमिटेड बाय हिज पेरेंट्स, बाय लगा है, और बाय वाला सेंटेंस पैसिव जाता है ना, पेरेंट्स के द्वारा उसको परमिशन मिलेगा, पैसिव जाता है। लेकिन हम हैड के बाद V3 पैसिव थोड़ी होता है, पैसिव बनाने के लिए बीन लगाना चाहिए था, तो ये भी गलत। Answer is physical activity has been projected to be helpful on avoidance of depression by the experts.
अगर आपको डिप्रेशन को दूर भगाना है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। अनटिल वनटिल नहीं लगाना, अनलेस लगेगा। हाँ, यहाँ पे ना अवॉइडेंस, ठीक है, प्रोजेक्टेड टू बी हेल्पफुल, यहाँ तक तो सही है। प्रोजेक्टेड टू बी हेल्पफुल, प्रोजेक्टेड टू बी हेल्पफुल, ये भी हेल्पफुल। अगर कोई चीज़ हेल्पफुल है, क्या चीज़ में, जैसे दिस इज हेल्पफुल इन योर स्टडीज, या आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज, तो हेल्पफुल के साथ इन आया, इजी है। और अवॉइडेंस के साथ इजी वाला था ये, ऑसम नहीं था, इजी था। सी इज फॉर अवॉइडेंस नहीं होगा, ओके। हेल्पफुल फॉर नहीं होता है, हेल्पफुल इन होना चाहिए। इन द कैट क्लाइम्ड अ ट्री एंड पर्च्ड इटसेल्फ ऑन अ ब्रांच, ये तो होमोनिम्स टाइप से एरर है, इजी वाला ये। पर्च का मतलब होता है ना, जैसे जैसे जब चिड़िया, कोई बर्ड्स वगैरह टहनियों पे, ब्रांच पे बैठते हैं ना, तो उस पे पर्च करते हैं। पर्च का मतलब होता है बैठना, और बैठना मतलब आप तो कुर्सी पे बैठते हो, बट बर्ड्स जो टहनियों पे बैठते हैं उसको बोलते हैं पर्च करना। ये पार्च्ड का मतलब होता है वेरी ड्राई, पेरिश्ड का मतलब होता है डीके, और पर्क मतलब किसी को पर्क करना है, एनकरेज करना, ठीक है। पर्क्स देते हैं ना, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पर्क्स दिया जाता है आपको एनकरेज करने के। तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट, पर्च्ड बॉडी हो, नो इम्प्रूवमेंट, वो कैप बेस्ड है। द बॉय ट्राई टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम बिकॉज ही डिडंट वांट टू मिस फर्दर टास्क, बच्चे ने कोशिश की कि टाइम से काम खत्म कर लिया जाए, बिकॉज आने वाले जितने भी और भी काम है उसको वो मिस नहीं करना चाहते। नो एरर की प्रैक्टिस करनी। क्या दिख रहा है, सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाते समय सब्जेक्ट वर्ब पे, प्रेपोजिशन पे और टेंस पे खास ध्यान देना। सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है तो हम प्रेजेंट तो कर नहीं सकते हैं, हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये दोनों ऑप्शन तो हट गया। डिड नॉट वांट, अब देखो फार्दर मतलब डिस्टेंस के सेंस में, डिस्टेंस फार्दर, और फर्दर मतलब एक्स्ट्रा, फर्दर मतलब एडिशनल, और भी एक्स्ट्रा काम ना मिस हो जाए तो हमें फार्दर ही लगाना है। तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा ना, फोर्थ वाला, फोर्थ। शी इज टू गुड एंड रियल, अगर ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट आता है ना तो आप हो सकता है कि आप नो इम्प्रूवमेंट करके आ जाते हैं, बट नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं। फर्दर मतलब और एक्स्ट्रा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। मोर गुड तो नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो गुड का कंपैरेटिव बेटर बनता ही है, तो मोर गुड नहीं लगाओ। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता है तो हम मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं, मोर इंटेलिजेंट लगाते हैं, बट गुड का मोर गुड नहीं होता, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, तो ये मोर गुड लगा रही है। ये जो टू है ना, तरह तरह के आंसर आ रहा है, वेरी गुड बट रियल, ये देखो तरह तरह का आंसर आ रहा है। ये जो टू है, ओके, ये जो टू है ये नेगेटिव सेंस देता है। मैंने लिखा ही इज, जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आपको लगेगा कि मैम ये सेंटेंस नेगेटिव कहाँ से हो गया, ट्रू भी पॉजिटिव है और गुड भी तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कहाँ से हो गया, बट टू नेगेटिव का सेंस देता है। इसका मतलब क्या जा रहा है, ये न्यूज इतना अच्छा है ना कि ये न्यूज सच हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा न्यूज दे रहे हो कि मैं भरोसा करूंगा नहीं कि ये सच है, तो ये उसी तरह का सेंस है। ये इतनी अच्छी है कि भरोसा ही नहीं है कि ये रियल है, मतलब इतना अच्छा बिहेव कर रही है कि लग ही नहीं रहा है कि मतलब कोई रियल आदमी ऐसा भी हो सकता है। तो और ये टू के साथ, ये वाले टू के साथ ये 2 + V1 कॉम्बिनेशन में आता, फोर्थ होगा, फोर्थ। यू मस्ट ईदर जंप ओवरबोर्ड into the sea or slain with your own sword। चलो, सारा खेल किसका है, सारा ऐसे क्वेश्चंस में ना। देखो अभी आज सुबह वाले बैच में मैंने क्रैश कोर्स में आज पढ़ाने का काम खत्म कर दिया है, ठीक है, पढ़ाने का काम खत्म हो गया। आज 9:30 वाले बैच में आज से अग्रेसिव प्रैक्टिस चल रहा है, अग्रेसिव प्रैक्टिस सेशन। आज मैंने 60 क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर का करवाया, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है, पहले स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर करवाना है, प्रीवियस ईयर का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, बन जाता है। फिर प्रीवियस ईयर का ऑसम वाला करवाना है। प्रीवियस ईयर में एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जो सब बच्चा करके आ जाएगा, एक प्रीवियस ईयर का ऑसम भी करवाना है।
ये सब प्रीवियस ईयर का ऑसम क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर अपने वाले क्वेश्चंस, जब हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप फेस कर लोगे ना, उसके बाद एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। अब आओ स्ले, चाहे जैसा भी कौन क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट तो वही होता है। ओके, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना, और इसका स्लीव होता है V2। ये मैंने आपको V1 V2 वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया। यूट्यूब वाले बच्चे बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे हमें तो नहीं पढ़ाया, आपको भी सब पढ़ा दिया, कोई भेदभाव नहीं किया है। ओके, कोई भेदभाव नहीं किया है। जरा कम्युनिटी पे जाके देखना, बच्चों ने यूट्यूब से पढ़ पढ़ के कितना एग्जाम्स निकाला है। और स्ले का पास्ट टेंस स्लेड मत करना। स्ले का पास्ट टेंस कभी भी स्लेड नहीं होता, स्ले का पास्ट टेंस स्लीव होता है। तो स्लेड तो कोई वर्ड नहीं है, कभी कभी तो स्लीव्ड भी लगा देंगे। जब स्लीव अपने आप में पास्ट टेंस है तो इसमें एडी लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं वर्ड। तो स्लेड हटाओ, और स्लीव्ड भी, स्लीव तो अपने आप में पास्ट टेंस है तो ईडी मत लगाना। और इसका V3 होता है स्लेन। अब ये सेंटेंस या तो अपने तलवार के द्वारा आप कत्ल करे जाओगे, या तो आप ओवरबोर्ड जंप कर जाओ, नदी में डूब जाओ, या अपने तलवार से ही मारे जाओगे आप। ओके, तो सेंटेंस देखना यहाँ पे, स्लेन वर्ब का V3 फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का V3 फॉर्म है, और स्लेन भी वर्ब का V3 फॉर्म है। अब क्या चाहिए, बी, सेंटेंस को पैसिव ले जाना है ना, सेंटेंस को हमें पैसिव ले जाना है। आप अपने तलवार से, तलवार के थ्रू आपकी कत्ल की जाएगी, और पैसिव ले जाने के लिए B+V3 जाना, B+V3 लगाएंगे, ठीक है। जैसे मस्ट बी स्लेन, देखो यहाँ पे मस्ट कॉमन ले गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मस्ट बी स्लेन। तो फर्स्ट मस्ट को कॉमन कर दिया उन्होंने, पैसिव जाएगा। आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। स्लेड और स्लीव्ड भी नहीं होता है, बशर्ते कि ये काफी अच्छा हो। साउंड मतलब अच्छा, गुड, तभी मैं घर खरीदूं, बशर्ते। अंटिल तो टाइम बताता है। वेदर हम किस लिए यूज करते हैं, डाउट के लिए, डाउट के लिए, ठीक है, डाउट के लिए यूज करते हैं। डाउट का सेंस थोड़ी है मैं तभी घर खरीदूंगा ना, इसी शर्त पे घर खरीदूंगा कि घर अच्छा हो, तो डाउट नहीं है, और टाइम का सेंस भी नहीं। अब आ गया, अगर इफ भी रहता ना तो इफ लगा सकते थे। प्रोवाइडेड का मतलब भी होता है बशर्ते अगर, इफ इट इज साउंड, इफ भी लगा सकते थे। और यहाँ पे अनलेस दिया, और अभी मैंने क्या बताया कि अनलेस वाले सेंटेंस में एक नेगेटिव आएगा। अनलेस तब लगता ना जब क्वेश्चन ऐसा होता, आई विल बाय, सॉरी, आई विल नॉट बाय द हाउस अनलेस इट इज साउंड। साउंड मतलब अच्छा, जैसे बोलते हैं ना साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब है आपने बहुत अच्छा नींद लिया, गहरा नींद लिया। तो अनलेस, जब तक कि घर अच्छा ना हो मैं नहीं खरीदूंगा। तो अनलेस के साथ एक नॉट वाला सेंस आएगा, बट यहाँ तो नॉट वाला सेंस नहीं है, तो हम अनलेस नहीं लगाएंगे। हम प्रोवाइडेड और इफ का सेम है, प्रोवाइडेड बशर्ते कि अच्छा हो, तो नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी, ये तो इजी है भाई। ये सब जब मेरे पास ऑल इंडिया रैंक वाला जब आता है ना, देखो मैं ना, आप लोग मुझे जानते हो, इतने दिन से जान रहे हो, मैं रैंकर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागती नहीं हूँ। ओके, मेरे को नहीं है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 8 चाहिए या ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, वो तो आ ही जाते हैं, वो तो आ ही जाते हैं। मेरे लिए ये रैंकर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भर भर के सेलेक्शंस इंपॉर्टेंट। मुझे अपने स्टूडेंट से ना मैक्सिमम सेलेक्शंस चाहिए। अरे 2-4 रैंक उठा के बच्चे आ गए तो क्या हो, मैं अपने आप को जज तभी करूंगी ना, मेरी पढ़ाई, मैं अपने आप को, मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ, मुझे बच्चों के रिजल्ट से पता चलेगा। रिजल्ट में भी 2, 4, 10, 15 नहीं, रैंकर नहीं चाहिए मुझे, भर भर के सिलेक्शंस चाहिए। कभी कभी ऑल इंडिया रैंक वगैरह लिख देते हैं ना, जो भी रैंकर होते हैं, मैं अपनी टीम को बोलती हूँ ना, इन पे इतना जल्दी भरोसा मत करो। जो भी रैंक 1, 4, 8 ये सब करके दे रहा है ना, इनका रोल नंबर लेके चेक करो। कभी कभी ना ये बच्चे झूठे भी होते हैं, कई बार ना मैंने देखा है, ये टीचर बदनाम हो जाते हैं। ओके, टीचर बदनाम हो जाएंगे, ये बच्चों की गलती होती है, रैंक 1 लिख दिया है और रोल नंबर ढूंढा जा रहा है ना, तो ऐसा नाम का कोई रैंक 1 है ही नहीं। ओके, ऐसा नाम का कोई है ही नहीं। तो वही मैं बोलती हूँ ना, ये सब के पीछे रैंक वैंक, और मेरे लिए ना,
रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1000 वाला भी मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, जितना मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 होगा। तो मेरे लिए सारे बच्चे उतने ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को ज़्यादा नंबर्स में सिलेक्शन जाए, डोंट, ये सब के पीछे नहीं चाहिए। इतना ही, इसने भी उतनी मेहनत की, अरे इसका हो सकता है उस दिन तुक्का लग गया, अच्छा रैंक 1 आ गया, बाकी ये भी बच्चा अच्छा है। ये भी बच्चा झूठ झूठ भी दे रहे हैं, चेक करने जाओ तो नाम कुछ और है। ड्रॉप मी अ मैसेज, मुझे मैसेज ड्रॉप करना जब खाना तैयार हो जाए। तो व्हेन कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में नहीं होता है ना। ओके, कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में होगा ही नहीं। फ्यूचर, फ्यूचर और शैल से भी फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। आप देखो, एक स्टूडेंट है, वीडियो बना के भेजा था, खुशी, मुझे बड़ा खुशी होता है यूट्यूब से पढ़ के स्टेनो में 97.5। बताओ कितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा। मैं भी नहीं ला पाती 97.5। सारे पेड बैचेस यूसी लाइव ऐप पे मिलेगा। यूसी लाइव ऐप पे जाइए, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बाकी नंबर दे दिया। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो मुझे बताओ, सब स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जिसने एग्जाम नहीं निकाला है, हो सकता है उसका दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया होगा एग्जाम के दिन, डिजर्व करता था, लेकिन कम मॉक टेस्ट दे के गए होंगे। अब देखो जरा सेंटेंस, ही डिड वेरी वेल इन द एग्जाम। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जरूर उसने अच्छा पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मे तो नहीं होगा ना, मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का सेंस थोड़ी आ रहा है। जब एग्जाम में अच्छा नंबर लाया है तो इसका मतलब है कि बच्चा पक्का अच्छे से पढ़ाई किया हो। मे तो पॉसिबिलिटी ये हट गया। और अब देखना, ही मस्ट स्टडी। ही मस्ट स्टडी का मतलब है उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट स्टडी मतलब एडवाइस दिया जा रहा है, उसको पढ़ना चाहिए। और ही मस्ट हैव स्टडीड, ये परफेक्ट टेंस में जा रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या है, हैव प्लस V3 आ गया ना। और मॉडल के बाद कभी भी हैज या हैड नहीं लगाते, मॉडल के बाद हैव ही लगेगा। तो ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस का मतलब है काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। ही मस्ट स्टडी मतलब उसको पढ़ना चाहिए, और ही मस्ट हैव स्टडीड मतलब उसने जरूर पढ़ा होगा। तो ही मस्ट स्टडी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है, उसका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आया है, इसका मतलब उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, पढ़ने का काम हो गया। तो ये भी हट गया, ये गलत है। हाँ, अब आप मेरे को बताओगे कि मैम शुड भी तो एडवाइस बताता है ना, ही शुड हैव स्टडीड, शुड भी एडवाइस बताता है, और मस्ट भी तो एडवाइस बताता है, एडवाइस के लिए आता है। तो हम शुड भी लगा सकते हैं और मस्ट भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम शुड नहीं लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, बिकॉज यहाँ एडवाइस का सेंस जा ही नहीं रहा है। ओके, हम मस्ट से एडवाइस बताते हैं, बट आपको याद होगा जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था तो वहां बताया था कि मस्ट एडवाइस बताने के अलावा, यू मस्ट स्टडी, एडवाइस सुझाव देने के अलावा हम मस्ट कंक्लूजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पूरा रोड गीला पड़ा है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जरूर बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव रेन्ड, कल रात बारिश हुई होगी। तो रोड गीला है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, रोड गीला है तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि बारिश हुई होगी। हम शुड कभी भी कंक्लूजन निकालने के लिए यूज नहीं करते। तो आंसर इज मस्ट, मस्ट मस्ट। ऑल इंडिया रैंक आया है, अच्छा स्टेनो में ऑल इंडिया रैंक आया है, उसने उसने आप ही से पढ़ा है, ये मेरे को नहीं पता है। ओके, जरा मेरे को भेजना तो वीडियो कौन है बच्चा, जरा देखो, मैं फेस देखना चाह रही हूँ। वीडियो मेरे को मेरे टीम के पास भेजना कौन बच्चा है। 99,583 ऑल इंडिया रैंक है, जो मुझसे पढ़ा है और मेरे को नहीं पता है। एक बार मैं फेस देखना चाहती हूँ, कौन ये बच्चा है वन ऑल इंडिया रैंक। चाहे उसने भेजा होगा, अभी तक मेरे टीम के पास वो पहुंचा नहीं। नेक्स्ट वाला, आई एम वेरी टायर्ड एंड नीड अ चेयर टू सिट। नीड अ चेयर टू सिट, सिट सिट। हाँ, मैं बहुत टायर्ड हूं और मुझे एक चेयर चाहिए जिस पर मैं बैठ सकूं। यू नीड अ चेयर टू सिट नहीं होगा, यू नीड अ चेयर टू सिट ऑन। ऑन। आई नीड अ पेन टू राइट विथ। मेरे को एक पेन चाहिए जिससे मैं लिख सकूं। ही नीड्स अ हाउस
टू लिव नहीं होगा, उसको एक हाउस चाहिए जिसमें वो रह सके, टू लिव इन, he wants to live in a house, तो sit on. It's easier to learn English than to learn German. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये देखो I would कंफ्यूज हो सकते हो। अरे I would like to stay, या I would rather stay at home than go to school. स्कूल पे रहने से अच्छा है मैं घर ही पे रहूं, स्कूल जाने से बेटर है। और एक है टू डाई विथ ऑनर इज बेटर than to live with dishonor. शर्मिंदगी से जीने से बेटर है कि सम्मान से मर जाना। ओके तो ये सेंटेंस देखना, ये दैन वाला प्रॉब्लम करता है कभी कभी। ये देखो आप बोल रहे हो मैम यहाँ पे दैन के बाद आपने टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लगाया है और यहाँ दैन के साथ बेर इन्फिनेटिव लगाया है। बेर इन्फिनेटिव का मतलब है बगैर टू वाला। दोनों सेंटेंस का सेंस देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बेर इसलिए लगाना है ना। देखो यहाँ पे आई वुड रैदर स्टे का कंपैरिजन V1 है, स्टे का कंपैरिजन गो से हो रहा है, तब यहाँ पे मैं टू गो नहीं लगा सकती। बट यहाँ पे देखो किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, टू डाई मतलब मरना, ओके और टू लिव का मतलब है जीना। तो यहाँ दो 2 + V1 का कंपैरिजन हो रहा है ना, 2 + V1 वाला इन्फिनेटिव है और यहाँ भी 2 + V1 वाला है। तो यहाँ हम दैन के बाद 2 + V1 लगा देंगे, बट यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ नहीं लगाएंगे। तो अब मुझे बताओ आप, इट्स ईजियर टू लर्न इंग्लिश, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ओके किसके किसके बीच में। यहाँ पे टू लर्न इंग्लिश, देखो यहाँ टू के साथ वाला इन्फिनेटिव है, इंग्लिश सीखना और जर्मन सीखने, टू लर्न इंग्लिश दैन टू लर्न फ्रेंच। तो ये यहाँ दैन के बाद टू आएगा, दोनों 2 + V1 वाले इन्फिनेटिव का कंपैरिजन हो रहा है। और दैन के बाद ING तो होता नहीं है, बेर इन्फिनेटिव होता है V1, ये हट गया और नॉट तो लगेगा ही। और यहाँ देखो यहाँ दैन के बाद टू लर्न नहीं लगाया है और यहाँ दैन के बाद टू लर्न लगाया, बट क्वेश्चन ऐसा बना है कि यहाँ भी टू लर्न है, तो सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय एयर आर प्रोहिबिटेड टू कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स इन केबिन बैगेज। जल्दी जल्दी, वह किसी को कोई काम करने से रोकना। आज सुबह भी एरर के बैच में ये वाला वर्ड था, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, यू प्रोहिबिट फ्रॉम, ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकना, यू स्टॉप फ्रॉम, यू प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट वाला वर्ड था। डिबार का मतलब है किसी को किसी काम को करने से रोकना, डिबार। सारे वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आएगा। और जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो वहां पे ING जीरेंड आएगा। प्रोहिबिट फ्रॉम टू कैरी नहीं होगा, फ्रॉम कैरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही होगा। और इज एम आर के बाद या तो V3 आता है या तो ING, बट प्रोहिबिट तो ना V3 ING है, गलत, ये भी गलत, तो ये आंसर। यहाँ पर भी आर प्रोहिबिटेड था बट फ्रॉम भी आना चाहिए ING। नेक्स्ट, शेरपाज हैव प्रॉस्पर्ड एंड कम अलोंग द वे, ये एक फ्रेज का एरर है। और एक जो चीज ध्यान रखना, पढ़ाया तो मैंने अपने YouTube पे लाखों बच्चों को, ठीक है, अगर मेरा पढ़ाना इतना ही अच्छा होता तो सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं सारे सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन मेरे वजह से कई सारे बच्चों का हुआ है और मेरे वजह से कई सारे बच्चों का नहीं भी हुआ है, नहीं भी हुआ है। तो बस कहानी का मॉरल यही है कि सिलेक्शन टीचर के वजह से नहीं होता है, आपका सिलेक्शन आप ही के हाथ में है, टीचर बस आपको रास्ता बता दे। कितने बच्चों का तो नहीं भी हुआ है। कम अलोंग, देखो ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक मुहावरे हैं, ये एक इडियम है, होता है कम अ लॉन्ग वे। कम अ लॉन्ग वे का मतलब है, मतलब आप काफी आगे निकल गए हैं, मतलब आप लोग बाकियों से काफी आगे निकल गए हो, मतलब सक्सेसफुल हो गए। तो ये फ्रेज को आपको याद रखना होगा, कम अलोंग नहीं होता है, कम अ लॉन्ग वे। टेक्नोलॉजी हैज कम अ लॉन्ग वे,
लॉन्ग वे, कम अ लॉन्ग वे या कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब भी होता है ना काफी मेच्योर, काफी सक्सेसफुल हो गया, मतलब उसने अपनी पकड़ बना ली है। ओके, नेक्स्ट वाला, अरे क्या हुआ, हाँ 24, द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल। पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखना है। क्या दिख रहा है, लड़कियों ने बहुत, स्टेनो में लड़कियों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। कभी कभी मैं कम्युनिटी, मेरी टीम मुझे खुद बोलती है कि मैम आप कम्युनिटी देखते रहिएगा, वैसे मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ, ठीक है। और बच्चों जो भेजते हैं ना अपना अपना रिजल्ट मेरे पास नहीं भेजते हैं ना, ये टीम के पास भेजते हैं। तो मेरी टीम बोलती है कि मैम आप कम्युनिटी देखिएगा ना, हर दिन सुबह उठ के ना बच्चों के कमेंट्स देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने अच्छे अच्छे बच्चे कमेंट्स भेजते हैं कि आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा। ये देखो, ऑट टू कीप, ये ऑट टू कीप, ये सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के V3 लगा दिया, पैसिव है, पैसिव। और बी के बाद अगर ING आ गया तो ये भी एक्टिव है। अगर V3 रहता तब पैसिव होता ना, इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए ना। पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखना है हमारे द्वारा, अपने आप नहीं हो जाएगा, हमारे द्वारा रखना है, तो एक्टिव में नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन तो एक्टिव में है, ये भी हट गया, ये भी हट गया। क्या ये पैसिव है, मेरे को बताना। ये भी पैसिव नहीं है। अब बोलोगे मैम पैसिव कैसे नहीं है, हैव के साथ पैसिव नहीं होता है। हैव के बाद अगर तुरंत V3 आ गया तो वो एक्टिव ही रहता है। हैव के बाद बीन लगाकर V3 आया तब वो पैसिव होगा। तो ये भी तो एक्टिव है, ये भी गलत है, पैसिव यही है। एक्टिव पैसिव बहुत क्वेश्चन है भाई। हाँ नेक्स्ट, चलो जल्दी खत्म करते हैं, 1 बजे से मॉक भी है आज। लड़कियों ने मॉक टेस्ट, मतलब लड़कियों ने स्टेनो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे को जूम मीटिंग करना था तो मैंने सोचा पहले लड़कियों से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैंने नहीं किया, डर से नहीं किया, क्योंकि मेरे ऊपर ना इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मैम आप लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, इस बार लड़का लड़की मिल के जूम मीटिंग होगा, अलग अलग नहीं होगा। इन येस्टरडेज फायर एक्सीडेंट हर फीट्स आर बर्न बैडली, उसके पैर बुरी तरह से जल गए। सब कल रात के हादसे में, कल रात की बात हो रही है तो आर तो नहीं लगेगा, आर तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये तो हट गया ऐसे। और दूसरी बात है ना, फीट, एक होता है फूट, फूट सिंगुलर होता है, 1 फीट नहीं बोलना, अरे 1 फीट कभी नहीं होता है, 1 फुट होता है, 1 फुट, क्योंकि फुट 1 के साथ सिंगुलर लगेगा और इसी का प्लूरल फीट होता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, तूत का मतलब 1 दांत, और 1 से ज्यादा दांत है तो तीत बोलोगे। तीत जैसा कोई वर्ड नहीं है, तीत तो अपने आप में प्लूरल है, इसका सिंगुलर तूत है, तो फिर एस क्यों लगाओगे। फीट भी अपने आप में प्लूरल है तो एस तो लगेगा नहीं, फीट होना चाहिए। और ये देखो फूट, फूट तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर में एस थोड़ी लगाओ, ठीक है। फीट प्लूरल है तो वॉज तो लगेगा नहीं, वर। नॉट अ वर्ड दे डिड स्पीक टू द अदर्स अबाउट द सैड टर्न ऑफ इवेंट्स, एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे ही आपके बीच बीच में ना औसम मौसम वाला क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने लिखा he did not speak a single word, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे को बताओ कि ये नॉट क्या है, नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, राज सन ऑफ महाकाल ये एडवर्ब है। कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, स्पीक की, डिड स्पीक की, और स्पीक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब तो बीच में आया, जब भी वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है वो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्योंकि एडवर्ब से वाक्य शुरू थोड़ी हो रहा है, एडवर्ब तो बीच में है। अगर यही वाक्य ऐसे होता, नॉट अ वर्ड ही डिड स्पीक, तो ये गलत होता। यहाँ पे ही डिड स्पीक सही है, बट यहाँ तो नॉट शुरू में आ गया ना, एडवर्ब शुरुआत में आ गया, और जब भी एडवर्ब शुरू में आ गया ना तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन मतलब पहले
सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो यहाँ भी तो वही था, एडवर्ब से वाक्य शुरू हो, तो इन्वर्जन चाहिए ना, ठीक है, इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन रॉन्ग है। और ये जो बच्चा बोल रहा है ना, वो पीटने वाला काम कर रहा है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये भी गलत। और डू दे स्पीक नहीं होगा, चूंकि सेंटेंस, आप बोलोगे मैम ये भी तो हो सकता है कि यहाँ भी तो इन्वर्जन हो रहा है, सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले वर्ब, सब्जेक्ट के पहले, बट चूंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो हम इसको पास्ट नहीं करेंगे, मतलब प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम भी पास्ट ही रखें। 1 1 नॉट अ वर्ड डिड दिस